हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पीटीएफ परिवार में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। तो अगर बात आज हम लोग करेंगे तो देखेंगे कि हम लोग आज 6 क्लास का एनसीईआरटी का जो बुक है इतिहास का, हम लोग उसे पढ़ेंगे आज। देखिए, अधिकतर बात किया जाए तो आपको ये बात पता होगा कि एनसीईआरटी की जो किताबें होती है वो बहुत ही सटीक किताबें मानी जाती है। एक बार अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कम से कम 4 या 5 बार एनसीईआरटी का अध्ययन करना चाहिए। इससे 2 चीज़ें आपको पता चलेगी। खास करके कमीशन वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, खास करके जो सिविल सर्विस का तैयारी करते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। पहली बात तो उनकी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाती है, उनको समझ में आने लगता है, तथ्यों का विश्लेषण करने आ जाता है, और बात करें तो उन्हें मूल्यांकन करने आ जाता है। साथ ही साथ अगर बात करें हम लोग तो एनसीईआरटी का अध्ययन करने वाला जो स्टूडेंट होगा वो प्रश्नों को अच्छे तरीके से लिखने की कला सीख जाता है। उसके बाद हम लोग बात करें तो एनसीईआरटी का अगर अध्ययन आप करते हैं तो आपका फ़ायदा जीएस के जितने भी आयाम है उसमें तो इसका लाभ मिलता ही मिलता है। साथ ही साथ एनसीईआरटी के अध्ययन से आपका ऐसे जो निबंध है बीपीएससी में और यूपीएससी में वो भी अच्छा हो जाता है। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं, इसके फैक्ट पे भी बात करेंगे और हम लोग इसके यानी कि कॉन्सेप्ट पे भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और भी देख लीजिए, आपको लगता होगा कि 6, 7, 8, 9, 10 ये सब चीज़ें एनसीईआरटी में क्या। कभी कभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो हमसे पूछते हैं कि सर इसमें कोई जान नहीं है, इसको पढ़ना ज़रूरी लगता नहीं है। अब बात बताइए। हाँ, मैं उन स्टूडेंट के लिए बोल सकता हूँ जो जेएनयू में पढ़े हैं, जेएनयू के प्रोडक्ट हो जाते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हो जाते हैं, तो वो लोगों को उस टाइप से उस तरह से एकेडमी मिलता है। साथ ही साथ वैसे प्रोफेसर का समझिए कि उनको सहयोग मिल जाता है जहाँ पे इसकी ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग करा देते हैं वहाँ पे। लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, आपका एकेडमिक अच्छा नहीं है और आप चाहते हैं कि सिविल सर्विस की तैयारी करें, तो याद रखिएगा, अगर आपने एनसीईआरटी का अध्ययन नहीं किया तो तब तक अध्ययन नहीं कर पाते हैं। तो समझिए कि अगर आप अध्ययन किए बिना जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है शब्दों को सीखने समझने में ही। एनसीईआरटी बहुत सारी चीज़ों को बताता है, बहुत सारी चीज़ों को सिखाता है। आपका जो दिमाग है उसको खोलने की कोशिश करता है। आपका जो दिमाग है उसको विकसित करने में भी इसका बहुत ही ज़्यादा योगदान होता है एनसीईआरटी का, ठीक है। तो इसका जो महत्व है, इसका जो विशेषता है वो बहुत मतलब स्तरों पे देखा जा सकता है। चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देखते हैं पहला हमारा जो अध्याय है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला अध्याय है, और इस पहला अध्याय का हम लोग पढ़ेंगे क्या, कब, कहाँ और कैसे। हम लोग ये देखने वाले हैं, ठीक है। कभी कभी कोई चीज़ें बॉक्स में जब दिया होता है तो उस पर गौर करना चाहिए। जैसे ये बॉक्स में दिया हुआ है, इस चीज़ों को समझिए। रशीदा का सवाल, ठीक है, 6ठा क्लास से स्टार्ट हो रहा है तो बिल्कुल 6ठे क्लास में अपने आप को रख के पढ़िए, फिर मज़ा आएगा। तो ये रशीदा का सवाल क्या है, तो रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, ठीक है। मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर कमीशन में फ़ाइट करना है तो कम से कम डेली आपके दिनचर्या में शामिल होना चाहिए। आपके जीवन के सुबह जो होता है उसमें शुमार होनी चाहिए कि मैं एक बार ज़रूर न्यूज़पेपर को अच्छे तरीके से पढ़ लूँ। कमीशन की तैयारी करने के लिए सबसे पहला ज़रूरी काम होता है डिसिप्लिन में अपने आप को ढालना। आप कभी देखते होंगे कि सबसे बेहतरीन तरीके से जो डिसिप्लिन में जीने वाले जो लोग होते हैं वो आर्मी के डिफेंस के लोग होते हैं, क्योंकि अगर वो डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो देखिएगा वो लोग को बहुत मुश्किल हो जाता है और हो भी जाएगा।
हम लोग बिल्कुल अपने जीवन में इसी तरीके से, जिस तरीके से हमारा प्रकृति है, जो जिस तरह से नेचर है, बिल्कुल वो डिसिप्लिन में है, और हम लोग डिसिप्लिन को छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। अखबार के बिना कोई भी इंसान, कोई भी जो स्टूडेंट है, वो कभी फाइटर नहीं बन सकता। यूपीएससी का, बीपीएससी का या किसी भी कमीशन का फाइटर नहीं बन सकता। और रहा सवाल जिसने न्यूज़पेपर का, मतलब समझिए कि हर रोज़ अध्ययन करता हो 2 से ढाई घंटे तक, तो उसका करंट अफेयर्स सबसे बेहतरीन हो जाएगा, सबसे अच्छा हो जाएगा करंट अफेयर्स। जैसे बात किया जाए कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं कि एग्ज़ाम के समय में करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। और अभी की अगर बात कर दिया जाए तो बिहार में एग्ज़ाम होता है, चाहे यूपीएससी की बात कर दिया जाए या बीपीएससी की बात कर दिया जाए, तो आपको ये बात पता होगा कि करंट अफेयर्स की वैल्यू कितना ज़्यादा बढ़ गया है। बिहार दारोगा में अगर बात कर दिया जाए तो बिहार दारोगा में भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। कहा जाए तो सबसे ज़्यादा सवाल आपके करंट अफेयर्स से ही पूछा जाता है। और करंट अफेयर्स की अगर बात कर दी जाए तो 30 से 35 प्रश्न कभी पूछे जाते हैं बीपीएससी में। अगर कोई स्टूडेंट डेली का 1 साल का लगातार न्यूज़पेपर का अध्ययन किया हो तो समझिए कि 30-35 में आराम से 1-2 प्रश्न छूट सकते हैं, बाकी का बाकी आराम से 30 में 28-27 बनाने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है, अखबार को कैसे पढ़ा जाता है, किस तरीके से पढ़ा जाता है, अखबार बहुत कुछ सिखाता है। बिना अखबार पढ़े हुए आप, यानी कि जीएस का जो मेंस का पेपर होता है, आप बेहतर तरीके से नहीं लिख सकते हैं। आपको मूल्यांकन करने की क्षमता डेवलप नहीं हो पाएगी। आपको लिखने की जो कला है, वहीं से बहुत सारा चीज़ें जो सीखने को मिलेगा। बात करें तो सारे सब्जेक्ट में न्यूज़पेपर का कहीं ना कहीं ज़रूरत आपको पड़ता है उसके मूल्यांकन में। ठीक है, तो न्यूज़पेपर को, और सबसे बड़ी बात है कि न्यूज़पेपर में क्या क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए, पढ़ना क्या चाहिए और छोड़ना क्या चाहिए, अगर ये पता चल जाए तो समझिए कि आपका तैयारी 1 साल में एकदम बढ़िया से हो जाता है एक यूपीएससी फाइट करने के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खियों पे पड़ता है। ठीक है, सुर्खी पर पड़ता है 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। मैं एक बात बता रहा हूँ, हर एनसीईआरटी का हर शब्द आपको जितना बार पढ़ेंगे, जैसे मेरे कहने का मतलब है, एक समय था, अभी तो डिजिटल इतना ज़्यादा हाई फाई हो गया है कि बताया नहीं जा सकता, लेकिन जिस समय डिजिटल की बात नहीं थी तो प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे को लव लेटर लिखा करते थे। जैसे ही लव लेटर मिलता था तो हर एक शब्द पे गहन विचार होती थी और हर शब्द का मतलब अलग अलग निकाला जाता था। वो दीवाने होते थे उस समय, उसके आशिक होते थे, और उसके हर एक एक लाइन उन्हें याद होती थी कि हमारी प्रेमी ने ऐसा लिखा है, हमारा प्रेमिका ने ऐसा लिखा है। ठीक है, सवाल ये है कि, सवाल कहने का मतलब ये है कि एक बार, मैं बार बार नहीं बोलता, अगर कम से कम एक बार अच्छी तरीके से बिल्कुल उसी अंदाज में आप पढ़ें और हर शब्दों का अलग अलग अगर मायने निकालते हैं तो समझिए ये क्या दिखाता है, आपकी बौद्धिकता को दिखाता है। आप वहाँ जब लव लेटर पढ़ रहे होते हैं तो आपका दिमाग बहुत सारे आयामों की तरफ घूमता है, बहुत सारे संदर्भों की तरफ घूमता है और बहुत सारा डायरेक्शन अपने आप खोज लेता है। लेकिन जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी को आप अपने दिमागों का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? हर शब्द का मायने अलग अलग है। जैसे आप बताइए, छठा क्लास का ये आपका एनसीईआरटी का हिस्ट्री का बुक है और इसमें एक बच्ची के मन में ये सवाल पैदा होता है कि वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। मैं एक बात बताता हूँ आपको, एक हॉलीवुड का मूवी है, आप ज़रूर देखना, लूसी नाम है उसका। उसमें आदि मानव ने जब अपनी जीवन जीने की, मतलब समझिए जीवन निर्वाह की जब शुरुआत किया तो उस समय उनका दिमाग कैसा था और वर्तमान 2030 की अगर बात कर दी जाए तो तुलना करके आप देखना। लोग अपने दिमाग का सही प्रयोग नहीं कर पाते हैं। अगर लोग अपने दिमाग का सही प्रयोग, यानी कि कह सकते हैं कि अगर 10% भी अगर सही तरीके से इस्तेमाल करे तो दुनिया का कोई भी मंजिल को हासिल कर सकता है।
वैज्ञानिकों का ये कहना है कि अगर कोई व्यक्ति किसी विषय पे 10,000 घंटों का अध्ययन कर ले तो उस विषय का विशेषज्ञ हो जाता है। फिर आपका जो एनर्जी है वो कहाँ चला जाता है ना? आपका एनर्जी जिस चीज़ पे फोकस करनी चाहिए, जिस चीज़ के बारे में हर आयाम को अलग अलग तरीके से सोचना चाहिए, ये एनसीईआरटी आपको सिखाता है। यही वजह होता है कि अप्लाइड में बहुत ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। मेंस में अप्लाइड देखेंगे आप, हम लोग बीपीएससी और यूपीएससी में अधिकतर अप्लाइड चुनते थे, क्योंकि हम लोग अगर बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत ही मतलब समझिए कि इतिहास के प्रकांड विद्वान थे, उनसे हम लोगों ने पढ़ा। तो मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं 17 किताबें मैं पढ़ा था प्राचीन भारत के इतिहास में। तो मुझे लगता था कि मैं बहुत हम अच्छे तरीके से इतिहास जानते हैं। लेकिन जब हमारी मुलाकात सर से हुआ, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे और इतिहास पढ़ाते थे, तो मैं अपने आप को फील किया कि मुझे कुछ नहीं आता है ना। बस इतना जानते हैं कि 1857 की जो आंदोलन हुआ था, जो क्रांति हुई थी, सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं या बहुत सारे ऐसे चीज़ें नाम से जानते हैं। इसके पीछे की कितनी कहानियां हैं, इसके पीछे का जो स्वरूप है, इसके पीछे का मतलब कारण क्या है, इसका परिणाम क्या है, इसका महत्व क्या है, बहुत सारा चीज़ है जो हमें लगा कि शायद हम अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन उनका जो मूल्यांकन था, उनका जो बताने का अंदाज़ था, वहाँ पे समझिए कि दिमाग खुल गया। इतिहास को क्या होता है ना, कभी कभी जिस चश्मा को पहन के आप पढ़ते हैं, कभी कभी दूसरे का भी चश्मा पहन के पढ़ना चाहिए। देखिए, कभी कभी कोई चीज़ क्या होता है ना कि चीज़ों को सटीक जानकारी के लिए, सही मूल्यांकन के लिए कभी कभी दूसरे का चश्मा भी इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे अधिकतर बात होती है जाति और धर्म पे, तो इतिहास ऐसा बात आपको जाति और धर्म के बारे में बता देगा। जैसे हमारे समाज की जो संरचना है, आपको इतिहास से पढ़ने को मिलेगा। हिंदू धर्म में जो लोग, जैसे 2000 आप कहेंगे तो बिहार सरकार ने जातीय जनगणना का जो रिपोर्ट है उसको समझिए कि ओपन कर दिया, इसको जारी कर दिया। तो आप देखेंगे वहाँ पे दिखाया जाता है कि 81 पॉइंट कुछ % आपको हिंदू हैं। लेकिन जब भी इतिहास आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि अभी के समय में मात्र 10 या 12% ही हिंदू हैं। अब आपके दिमाग में ये बात चलेगा कि यार 10-12% इतिहास के माध्यम से हमें पता चलता है, और अभी अगर बात कर दिया जाए तो 81-82% हिंदू हैं, ये कैसे हो जाता है? तो इतिहास के साथ भी लोगों ने क्या किया, क्योंकि इतिहास की दृष्टि से आप नहीं समझ पाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इतिहास को समझने के लिए चश्मा बदला करिए। चश्मा बदलेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, यूपीएससी फाइट करना बहुत आसान है, बहुत मुश्किल भी है। दो चीज़ें हैं। ठीक है, बीपीएससी फाइट करना एक तरीके से देखा जाए तो आसान भी है, बहुत आसान है, और दूसरे तरीके से बहुत मुश्किल है। मुश्किल तब आप खड़ा कर देते हैं जब आप अपने जीवन में दो चीज़ों का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहली बात है जो सटीक किताबों का अध्ययन नहीं कर पाते। दूसरी बात है जो आपके पास जो गाइड है वो आप गलत चुन लेते हैं। आप याद रखिएगा, जीवन में अगर आप बीमार हैं तो एक अच्छे डॉक्टर के पास जाइए। 1-2 टैबलेट लिखेगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसे झोला छाप डॉक्टर आपको पटना में भी बहुत सारे मिलते हैं। ठीक है, आप ये सोचते होंगे कि मैं डॉक्टरों पे क्यों ये कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए ज़िंदगी तुरंत लेना और तुरंत देना उनका काम होता है। उसी तरीके से शिक्षक भी होते हैं, तो आपकी ज़िंदगी बना देते हैं और कभी कभी वो ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं, बिगाड़ देते हैं। और ये चीज़ें एक टीचर को और एक डॉक्टर को भले समझ आए ना आए, लेकिन कम से कम दिमाग अगर आपका हो गया है तो इसका मूल्यांकन आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं, है ना। ये पता चल जाता है कि कौन डॉक्टर मेरे लिए बेस्ट है और कौन टीचर मेरे लिए बेस्ट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो देखिए, कहता है यहाँ पे कैसे पता लगाएं। तो यहाँ पे देखिए कहता है कि यह जानने के लिए कल क्या हुआ था, है ना। आप बिना पढ़े हुए भी कम से कम आप ग्रेजुएशन फाइट किए होंगे, पास किए होंगे। तो ये सवाल अगर पूछा जाए कि कल क्या हुआ था, तो आपके भी दिमाग में ये बातें
घर कर जाएगी और चलने लगेगी कि हाँ कल क्या हुआ था, कुछ चीज़ों को आप जान सकते हैं। रहा सवाल जानने का माध्यम क्या है, जानने का सोर्स क्या है, इस चीज़ पे थोड़ा सा आदमी को देखना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे देखिए कहता है, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। अभी वर्तमान संदर्भ में देखिएगा, आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है। सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। आपकी हर मिनट का, हर सेकंडों का, हर घंटों का खबर आपके पास पहुंच जाता है। ठीक है, इसका दो तरीके से उपयोग किया जाता है। कुछ लोग इसका सही तरीके से उपयोग करते हैं, कुछ लोग इसका मतलब गलत तरीके से दुरुपयोग कर देते हैं। लेकिन जानने का स्रोत वो भी है। रेडियो के माध्यम से जानते हैं, टेलीविज़न के माध्यम से जानते हैं, सोशल नेटवर्क के माध्यम से जानते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि हम अपने मित्रों के माध्यम से जानते हैं, कभी कभी परिचितों के माध्यम से जानते हैं, और कभी कभी उनसे भी हमको चर्चा मिल जाती है। जब हम चाय की दुकान पे बैठेंगे ना, तो अभी भारतीय जनता पार्टी, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार के बारे में बहुत मतलब धड़ल्ले से चर्चा चलती है। वहाँ पे भी आपको जानकारी मिलेगा कि कल क्या हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, कहता है यहाँ पे, कहता है कि फिर अखबार पढ़ सकते हो, साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, सीडीपीओ का जब आपने कभी एग्ज़ाम दिया होगा तो ये सवाल पूछा गया था। उसमें सवाल पूछा गया था कि बच्चे को अपने दादा दादी, नाना नानी से दूर किया जाता है और सोशल मीडिया जो है तो उनकी नैतिक, ऐसे ही कुछ सवाल था। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, जब अभी के समय में, अगर मैं 2000 वर्तमान समय की अगर बात करूँ, तो अभी सबसे ज़्यादा लड़कियाँ पढ़ने लिखने लगी हैं। देखिए, पढ़ने लिखे होने का यहाँ पे एक तरीके से अगर बात किया जाए तो कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव की बात करते हैं, जिसका असर सबसे ज़्यादा बच्चों पे पड़ता है। और यही सवाल आपको सीडीपीओ में पूछा गया था। तो देखिएगा, क्या होता है कि हम भारत में अधिकतर लोग चाहते हैं कि संयुक्त परिवार में रहें, मिलजुल के रहें, ताकि वहाँ पे बहुत ऐसी समस्या जब आपके सामने प्रकट होकर के खड़ा हो जाती है, तो संयुक्त परिवार होने के वजह से आप क्या हो जाते हैं, उस चीज़ों से बच जाते हैं। जैसे हमारे दक्षिण भारत में देखेंगे तो संयुक्त परिवार का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है। और मैं बात करूं तो भारत में सबसे ज़्यादा पढ़े जो लिखे हैं, जो साक्षर लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, वो आपको दक्षिण भारत में है। जैसे केरल में भारत का सबसे ज़्यादा एजुकेशन रेशियो है। ठीक है, वहाँ पे लड़कियों का 2 घर होता है, एक मायके होता है और दूसरा ससुराल होता है, क्योंकि उसने अपना जीवन जीना एक संयुक्त परिवार में सीखा। ठीक है, जब हम लोग उत्तर भारत की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए, अधिकतर लड़कियाँ चाहती हैं कि हम शादी करें और हम अपने सिर्फ हस्बैंड के साथ रहें, एकल परिवार के साथ रहें। और वहाँ पे जब एकल परिवार में, और ये देन है थोड़ा सा ज़्यादा पढ़े लिखे हो जाने का, ठीक है, वो संयुक्त परिवार में अपने माँ बाप, उसके सास ससुर के साथ वो रहना पसंद नहीं करते। बहुत कम ऐसी लड़कियाँ हैं जो चाहती होंगी, मैं सबके बारे में नहीं कर रहा, बस ये कॉन्सेप्ट समझिए। तो जब ये संयुक्त परिवार को छोड़ करके जब एकल परिवार को स्थापित करती है, जिसमें पति पत्नी और उसके बच्चे होते हैं, तो सोच के देखना, उस बच्चे का, जैसे यहाँ पे देखेंगे, ये जो 2 बच्चा है यहाँ पे, जब ये एकल परिवार में होते हैं तो इनके बच्चे खेलते कैसे हैं, उनका दिमाग कहाँ पे जा कर के ख़त्म हो जाता है, तो एंड्रॉयड मोबाइलों में। वो गेम यहाँ पे खेल सकते हैं, मोबाइल में कुछ कार्टून देख सकते हैं। वो आपको बिल्कुल संयुक्त परिवार की तरह किसी मैदान में जा कर के कबड्डी, क्रिकेट वगैरह नहीं खेल सकते। लेकिन उनको सोशल मीडिया से जो जानकारी होती है वही उनका एक नैतिक शिक्षा माना जाता है। चीज़ों को समझिएगा, यही सवाल पूछा गया था, नैतिक शिक्षा माना जाता है। लेकिन वो रियलिस्टिक जो नैतिक शिक्षा की बात है, जो बचपन में दादा दादी, नाना नानी एक बहुत ही अच्छे राजा रानियों की कहानी से उनको नैतिक शिक्षा से ओत प्रोत कर देते थे, उस चीज़ से ये बच्चे महरूम हो जाते हैं।
जो दादा दादी के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से जो उन्हें संस्कार मिलता था, उस संस्कार से ये बच्चे वंचित रह जाते हैं, जिसके वजह से इनके अंदर वो नैतिकता नहीं आ पाती जिस नैतिकता की कल्पना हमारा समाज का, संस्कृति करता है। चीज़ें समझ रहे? सवाल यही सब पूछा था। अब सोच के देखिएगा, जो व्यक्ति, एक बच्चा जो सोशल मीडिया से, एंड्रॉयड मोबाइल से अपना सब कुछ कर रहा है, उसका सामाजिक, उसका बात करें तो मानसिक और शारीरिक जो विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है। 5 साल के बच्चों में, 8 साल के बच्चों में ये सब चीज़ें नहीं देखने को मिलता। वो हमेशा बीमार रहता है, उसकी शारीरिक कमजोरी हमेशा बनी रहती है। लेकिन अगर संयुक्त परिवार में रहता है, दादा दादी के साथ रहता है, नाना नानी के साथ रहता है, तो खेलता है, कूदता है ना, झगड़ा करता है, एक दूसरे से लड़ता है, उसका शारीरिक और मानसिक विकास यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। किसके साथ? दादा दादी और नाना नानी के साथ। साथ ही साथ उसको, उस बच्चे को नैतिक शिक्षा भी यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिलता है, जो कभी भी किसी भी एकेडमी में नहीं मिलता। समझे? ये एकेडमी उसके संयुक्त परिवार में होता है, उसके दादा दादी और नाना नानी और चाचा चाचियों में ये सब चीज़ें मिलता है, जिस वजह से ये संयुक्त परिवार को तोड़ करके आती हैं। एकल परिवार की स्थापना करने के बाद ये बच्चे का विकास इसी तरीके से होता है। अगर हम लोग देखें तो उत्तर भारत में इसका दायरा बहुत ही तीव्र गति से बढ़ता हुआ दिखता है। ठीक है, देखिए इसी तरीके से हम लोग देखेंगे, क्योंकि देखिएगा अधिकतर प्रश्न जो है, अगर हम लोग अप्लाइड प्रश्नों की बात करेंगे तो ऐसे सवाल बहुत बार पूछे गए हैं। आपको सीडीपीओ का प्रश्न अगर उठा के देखेंगे, मेंस का उठा के देखेंगे आप, तो आपको मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कहता है कि साथिया, जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है? ठीक है, बहुत पहले, जैसे मानते हैं कि इतिहास को क्या कहा जाता है? इतिहास को अतीत की कहानी, है ना, बहुत पुरानी, जैसे ऐसी घटनाएं घटी है जिसको क्रमबद्ध तरीके से अगर कोई लिखा हो, और ये लिखने वाला काम कौन किया था? हेरोडोटस ने किया था। और यही वजह है कि हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? इतिहास का जनक कहा जाता है, इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखिए, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? ठीक है, तो देखिए अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं। सबसे पहला सवाल, बहुत कुछ जान सकते हैं, रियलिस्टिक बात है, सही बात है। कहता है कि जैसे लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे। देखिए, आप कभी कभी चांदनी रात में कभी रोड पे आप निकलिएगा तो आपकी परछाई जो है ना आपके साथ चलती है। उसी तरीके से आप अतीत से भाग नहीं सकते, अतीत उसी तरीके से आपका पीछा करता है। अगर आज हम वर्तमान समय में आज ऐसे हैं तो इसके पीछे के अतीत को समझिए। जैसे मुझे एक बात याद आ रही है, एनसीईआरटी से यही सब चीज़ें समझ में आने लगता है, और मूल्यांकन करने की जो आपका अंदाज है वो समझिए कि अच्छा हो जाता है। जैसे आप देखते हैं, हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिएगा, जो जय भीम करते हैं जो लोग, ठीक है, जय भीम करते हैं एकदम। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अगर बात किया जाए तो इस विश्व का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान। ठीक है, हमने पढ़ा तब जाके मुझे ये चीज़ें समझ में आई कि हम भारत के जो लोग हैं बड़ा गर्व करते हैं इस बात को कि हमारे भारत में ऐसे शख्स पैदा हुए। हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर अम्बेडकर की बात यहाँ पे जब भी आती है, मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ वो चीज़ें समझिए। तो अम्बेडकर की तुलना दुनिया के किसी भी पढ़े लिखे, खास करके अगर मैं बात करूँ तो जब हम लोग पढ़ रहे थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, कुछ वहाँ पे जो टीचर लोग थे, तो एक चीज़ देखिएगा आप, राष्ट्रीय नेताओं में कोई भी उस लेवल का पढ़ा लिखा नहीं था। हमको ऐसा लगता था कि हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, ये सब चीज़ें जब मैं नहीं जानता था तो मुझे लगता था इनसे पढ़ा लिखा हमारे भारत में कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन जब पता चला तो विश्व का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान हमारे ही भारत का डॉक्टर बी आर अम्बेडकर,
तो अब देखिए क्या हुआ। अब जो भीम, जय भीम बोलने वाले जो लोग हैं, उनको ये बात पता चला कि उनका अतीत क्या है, उनका इतिहास क्या है। जब ही उनको इतिहास का पता चला तब लगा कि अरे यार, हमारा इतिहास तो गौरवशाली और गौरव जैसी कथाओं से भरा पड़ा है। ठीक है, जैसे अगर बात करें तो 1921 में जब हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट की सत्ता यहाँ पे थी, तो उस समय दया राम शहनी ने पाकिस्तान का क्षेत्र था, बलूचिस्तान का क्षेत्र था, आपको हड़प्पा की खोज किया। तब हमको एहसास चला कि पूरे विश्व में हमारी जो सभ्यता और संस्कृति थी, उसकी तुलना किसी भी सभ्यता और संस्कृति से नहीं किया जा सकता। हमारी सभ्यता और संस्कृति इतनी विकसित थी कि हमने दुनिया को विश्व गुरु होने का मतलब क्या किया, यह आभास दिलवाया, ये एहसास हुआ। और उसी तरह से अतीत क्या होता है, अतीत से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। इतिहास से ही सब, अगर बात करें तो इतिहास को पढ़ने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपकी इतिहास क्या रही है। तो उन लोगों को ये बात पता चला। और ये पता कैसे चलता है, अध्ययन करने से होता है, चीज़ों को सोचने समझने से होता है। ठीक है, जो हम समझाना चाह रहे थे उस चीज़ को समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या खाते, क्या पहनते, ठीक है, किस तरह के घरों में रहते थे हम आखेटकों। देखिए, आखेटक का मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे हम लोग पाषाण काल पढ़ रहे थे, जहाँ पे आदि मानव के जीवन को हम लोग पढ़ रहे थे। तो आदि मानव को जीवन का भरण पोषण का वजह मतलब समझिए कि सोर्स क्या था। एक तो कंदमूल का संग्रह कर लेते थे, और दूसरी बात ये थी कि ये लोग आखेट करते थे, यानी कि जानवरों का, पंछियों का शिकार करके ये लोग भोजन के रूप में उसको ग्रहण करते थे। आखेटक का मतलब होता है शिकार करना। देखिए, इतिहास में शब्दों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग बात करें तो कहा जाता है कि यूपीएससी में और बीपीएससी की बात कर दिया जाए। यूपीएससी में अधिकतर लोगों का ये बड़ा ज़्यादा यूपीएससी से उनको क्षोभ रहता है कि हिंदी माध्यम के जो स्टूडेंट हैं उन्हें कम नंबर मिलता है। तो हिंदी, ये भी कहा जा सकता है कि बहुत ऐसे आयोग के जो सदस्य थे उन्होंने ये कहा कि बच्चे हिंदी लिखना ही नहीं जानते, हिंदी बोलना ही नहीं जानते, तो फिर बताइए कि मार्क्स कैसे दिया जाएगा। और उन्होंने ये बात कहा कि टाल दिया हो या जो किया हो। लेकिन मैं मानता हूँ कि हम लोग बिहार के टॉप क्लास के, जिनकी समझिए कि जो स्थान थी हिंदी साहित्य के जगत में, वो बहुत ही शीर्ष पर था। तो उस टीचर से हम लोगों ने पढ़ा। तो जब हम वहाँ पे भी गए तो मुझे लगा कि हिंदी वाकई में यहाँ पे आते आते समझ में आया। उनकी पतोहू दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, और हम लोगों के साथ भी कभी कभी वो आती थी वहाँ दिल्ली से, तो हम लोगों के साथ भी बैठ जाती थी। तो मेरे टीचर कहते थे कि इससे कुछ नहीं आता है। सोचिए, 80 साल के एक व्यक्ति में वो विद्वान थी, उनका एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी था। मुझे लगता है कि शायद लाइब्रेरी में बहुत सारे किताबें थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि समय हिंदी जगत में उनका बहुत नाम था, बहुत ज़्यादा नाम था। आप पढ़े होंगे, जब यूपीएससी की तैयारी आप कर रहे होंगे तो हिंदी साहित्य पढ़ाते थे हमारे पटना में बलराम तिवारी सर। उनसे भी बहुत बेहतर उनका पोजीशन था, जिनका नाम था रमाश्रय प्रसाद सिंह। तो उन लोगों से हम लोगों ने पढ़ा, और हिंदी को हमने शुद्ध अशुद्ध ये बहुत सारा चीज़ें उन्होंने बच्चों की तरह हम लोगों को सिखाया। ठीक है, तो हिंदी बहुत बड़ी बात नहीं है। हिंदी को बस थोड़ा सा अच्छे तरीके से पढ़िए। आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए एक बार। एनसीईआरटी पढ़ेंगे, देखिए एनसीईआरटी को एक बार लिखिए, देख करके लिखिए। जैसे कहानियाँ हैं तो कहानियाँ कैसे लिखा जाता है, क्योंकि आप अपने जीवन में जो चीज़ करते हैं ना, एक आदत बन जाता है ना, एक आदत बन जाता है। सुष्मिता सेन से किसी ने पूछा कि लव क्या है भाई, तो उसने बताया कि लव कुछ नहीं होता है, लव इज़ हैबिट, एक आदत है ना। चर्चा उसका नहीं करेंगे, बट ये बताएंगे कि अगर आप इसे कहानियाँ जो बार बार आप गलती करते हैं, जैसे मानते हैं कहानियाँ ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, चीज़ों को समझिए, लेकिन आपकी आदत में कहानियाँ ऐसे लिखने का है, तो फिर ये बार बार आएगा। तो क्यों ना हम इस कहानियाँ को 10 बार लिख करके अपने आदत को सुधार लें। आपका हिंदी की शुद्धि और अशुद्धि में अंतर खुद फर्क होने लगेगा, और आप अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। ठीक है,
तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं फिर, ठीक है। और कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाते थे, यह सब हमें पता चल जाता है। अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पे देखिएगा, अगला पॉइंट है हम लोगों का। देखिए मानचित्र 1 पृष्ठ 2 लिखा है, लोग कहाँ रहते थे, मैं नर्मदा नदी का पता लगाओ। तो जैसे में आप पढ़ते होंगे, तो जब भी आप एनसीईआरटी पढ़िए तो कम से कम कॉपी किताब जो है, कॉपी और कलम जो है उसको लेकर के पढ़िए। जैसे बात करिए यहाँ पे, तो ये आपका क्या हो जाता है, भारत हो जाता है। इसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे तो ये उत्तर भारत हो जाएगा और ये इसके बाद दक्षिण भारत हो जाता है। नदियों की बात हम लोग करें यहाँ पे, तो कहता है कि नर्मदा नदी, देखिए यहाँ पे ये हो जाता है आपका नर्मदा नदी। अगर नर्मदा नदियों को अगर कह रहा है कि यहाँ पे पता लगाओ, तो कैसे पता लगाइएगा, तो आपको ये बात पता होगा कि यह महाराष्ट्र का एक पहाड़ी है जिसका नाम है त्रयंबक पहाड़ी। तो त्रयंबक पहाड़ी से ही इस नदियों का उद्गम हुआ है। बात कर सकते हैं महाराष्ट्र में एक नासिक जिला है, और नासिक जिला से ही यह नदी क्या होती है, निकलती है। और यह नदी निकल करके महाराष्ट्र होते हुए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होते हुए, यानी कि गुजरते हुए ये कहाँ पे गिरती है, तो आप देख सकते हैं कौन सा है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और यही वजह है कि नर्मदा नदी देखो मतलब दक्षिण भारत का गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और दुनिया का कोई भी सभ्यता संस्कृति की अगर बात कर दिया जाए तो सब, यानी कि लोग आप देखेंगे हड़प्पा सभ्यता जो है वो सिंधु नदी और सरस्वती नदी के किनारे ही फला फूला था। दुनिया का कोई भी सभ्यता और संस्कृति या निवास स्थल की अगर बात कर दिया जाए तो लोग अपना नदियों के किनारे ही अपना बसेरा डालते हैं। इसके पीछे भी वैज्ञानिक कारण है, ठीक है, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है। इतिहास को अगर पढ़ रहे हैं तो वैज्ञानिक कारण ही देखिएगा। दुनिया का सबसे बेहतरीन धर्म की अगर बात कर दिया जाए, जो हमारे बिहार में ही उत्पन्न हुआ, जिसको बौद्ध और जैन के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसने दुनिया को एक नया आयाम दिया। जिन लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया, जिन कंट्री ने बौद्ध धर्म को अपनाया, उसकी तुलना भारत भी अभी नहीं कर सकता। सोच के देखिएगा, उसके 5% के बराबर भी हम भारत की स्थिति को नहीं लाके खड़ा कर सकते। इतनी बेहतरीन पोजीशन है जिन लोगों ने इस धर्म को अपनाया। बात ये था कि मैंने कहा वैज्ञानिक आधार, दुनिया का मात्र एक ही धर्म है जो बौद्ध धर्म के नाम से जानते हैं, जो बिहार की एक समझिए कि विरासत है। जो हमारे जब भी भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति देश के बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। जैसे ही बुद्ध की धरती की बात होती है तो दुनिया के सारे लोग नतमस्तक हो जाते हैं, क्योंकि उनके सामने किसी का नहीं चलता है। और हमारे ही देश में हमारे लोगों के द्वारा इस धर्म को नाश कर दिया गया, विनाश कर दिया गया, ठीक है। और एक ऐसे धर्म को की स्थापना कर दिया गया जो षड्यंत्र का काम करता है। आपको बड़ा खराब लगेगा ठीक है, हम इतिहास के दृष्टिकोण से पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ने की कोशिश करिएगा, ठीक है, आप पढ़ने की कोशिश करिएगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसलिए कहा जाता है कि अगर यूपीएससी की तैयारी करना है तो कम से कम 5 से 6 महीने तक आप एनसीईआरटी का अध्ययन करिए। एनसीईआरटी के अध्ययन करने के बाद आपका सफ़र शुरू होता है बीपीएससी के लिए और यूपीएससी के लिए। नहीं तो पूरी ज़िंदगी लग जाती है शब्दों को समझने में और जानने में ही, समझे। तो ये सब चीज़ें मैं बताना चाह रहा था। तो ये सब चीज़ें होता है। और देखिए कहता है यहाँ पे, ठीक है, आप समझ गए होंगे, यहाँ पे जो नर्मदा नदी का पता लगाओ, ये जो मैंने आपको बताया, ये ज्योग्राफी में आपको पढ़ना है। और हमारे यहाँ ज्योग्राफी का क्लास भी आपको एनसीईआरटी का क्लास स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो बात करें हम लोग, तो आप एप्लीकेशन ले सकते हैं जो बहुत ही बेहतर तरीके से सारे सब्जेक्टों को आपको बताया जाएगा। एकदम बारीकी से समझा करके आपको आगे बढ़ा जाएगा, ताकि अगर एक बार वीडियो आप देखते हैं और दोबारा आप अपने तरीके से अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपका दिमाग खुलेगा। मैं बार बार कह रहा था कि लूसी जो हॉलीवुड का मूवी एक बार ज़रूर देखिएगा, आपको पता चलेगा, ठीक है, लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल कैसे करते हैं। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आप इस बौद्धिकता को बढ़ा सकते हैं। बुद्ध ने क्या किया था? बुद्ध ने अपने दिमाग का इस्तेमाल बहुत तीव्र गति से किया और इतनी हाई पोजीशन पे इसको ला के खड़ा किया कि सोचिए, भारत के जितने भी संत थे
वर्तमान में संत और ऋषियों की बात कर दिया जाए तो उसकी तुलना बुद्ध से कभी नहीं किया जा सकता। जैसे आप शंकराचार्य की बात करिए, शंकराचार्य ने बुद्ध के ज्ञान को सीखा, लेकिन बुद्ध को ही विनाश करने में भस्मासुर वाली बात होती है ना, तो भस्मासुर वाला काम कर दिया। शंकर भगवान से, शिव जी भगवान से उनको वरदान मिल गया, और वही वरदान प्राप्त करने वाला व्यक्ति शिव को ही मार करके उनकी बीवी के साथ विवाह रचाने का ख्वाब देखने लगा था। तो ऐसी चीज़ होता है, ठीक है। आप पढ़िएगा, मैंने शंकराचार्य की बात किया, विनाश की भी बात कर दिया कि बुद्ध को ही विनाश करने में लग गए। ऐसे आप पढ़िएगा तब चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। तो ये देखिएगा, यहाँ पे कहता है कि आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, ठीक है। जैसे आप पाषाण काल में पढ़ेंगे तो देखिएगा पूरा पाषाण काल का जो लाइफ है, जो मानव का, जो आदि मानव का जो जीवन है वो कैसा था। वो लोग क्या करते थे, खाद्य संग्राहक थे, है ना, और शिकारी थे, आखेटक थे। यही ज़िंदगी थी उनकी। न रहने का घर था, न दिमाग का इस्तेमाल करते थे। और बात कर दे कि हम लोग पत्थरों के जो औजार बनाए जाते थे यहाँ पे, ठीक है, उनके अध्ययन करने से ही पता चलता है कि उनकी जीवन कैसी थी। अगर आपको देखना हो कि आदि मानव का जो जीवन है वो कैसा है, तो आप देखिएगा जारवा जनजाति है आपको अंडमान निकोबार में, सम्पिन जनजाति है वहाँ पे, लेमेंटियर एक जनजाति है वहाँ पे, बहुत ही खतरनाक माना जाता है। कहाँ पे, अंडमान निकोबार में। कहा जाता है कि उन्हीं के पूर्वज आज भी उसी तरीके से जीवन जी रहे हैं। भारत में रहने वाला एक ऐसा जनजाति जो बिल्कुल उसी तरह जीवन जी रहा है, भारत के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, आप भी वहाँ नहीं जा सकते हैं। दुनिया का कोई भी आदमी नहीं जा सकता है। एक पत्रकार वहाँ पे गया तो उसको इस तरीके से मार डाला कि सब लोग समझे कि BBC न्यूज़ और बहुत सारे न्यूज़ में इसका बहुत ही ज़्यादा खुलासा हुआ था, ठीक है। तो आपको वहाँ के जनजाति जो भारत में ही निवास करते हैं उनके बारे में आपको पढ़ने को अगर मिलता है तो उनकी जीवन जो सलीका है, जो अंदाज है, आपको यहाँ से सीखने को मिल जाएगा। तो वही कहता है कि कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अब एक चीज़ सोचिए, आज भी हम लोग अगर जाएंगे, आप पढ़िएगा, दक्षिण अमेरिका में अमेज़न एक बेसिन है, और वहाँ के जो जंगल है अमेज़न, पूरे तरीके से उसको अच्छे तरीके से ढूंढा भी नहीं गया है, खोजा भी नहीं गया है। वहाँ पे ऐसी भी कुछ ऐसी जनजातियाँ हैं जिसके बारे में इतिहास उस चीज़ से महरूम है, नहीं जान पाती है वहाँ पे। और कहा जाता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने का काम वही अमेज़न बेसिन करता है, जिसको ऑक्सीजन के फेफड़ा के नाम से जानते हैं, ठीक है। लेकिन बात यह है कि जो जनजाति होते हैं उनको अच्छी तरह से परिचय और परिचित होते हैं किससे, जंगलों से। जैसे हमारे भारत की बात करें तो शेड्यूल जो ट्राइब होते हैं, जनजाति होते हैं, उनको प्रेम और मोहब्बत सबसे ज़्यादा किससे होता है, जंगल, ज़मीन, है ना, यही सब चीज़ से उनको ज़्यादा लगाव होता है। और उनके बारे में जितनी बेहतर जानकारी रखते हैं शहर के लोग नहीं रख सकते। और यही वजह होता है कि जनजातियों ने सबसे ज़्यादा विद्रोह अगर किया तो उसका जो अस्तित्व था, उसका जो सत्ता वही थी, उसको छीन लेने के वजह से अंग्रेज़ों के क्या हो गया, कट्टर दुश्मन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं संपदा से परिचित है, अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों, जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का क्या करते थे, शिकार भी करते थे, ठीक है। इतना तो समझ में आ रहा है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर इतिहास को बेहतर तरीके से आप समझना चाहते हैं तो ज्योग्राफी भी उसी तरीके से समझिए। ज्योग्राफी के बिना इतिहास को अच्छे तरीके से समझना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। अब देखिए लिखा है कि अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ, ठीक है। आइए थोड़ा सा इस पर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, ताकि चीज़ें को आपको समझने में ज़्यादा फ़ायदा हो। सबसे पहला कहा कि उत्तर पश्चिम की बात है, तो यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग बात करें यहाँ पे, तो पहले डायरेक्शन की हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये जो डायरेक्शन आपका हो जाता है, ये डायरेक्शन की अगर बात कर दे तो ये आपका डायरेक्शन उत्तर हो जाता है और नीचे आपको क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। और इसलिए देखिएगा, यानी कि जब हम लोग यहाँ पे कर्क रेखा पढ़ेंगे तो कर्क रेखा भारत को दो भागों में बांटता है, ठीक है।
कर्क रेखा भारत को दो भागों में बांटता है। अगर हम लोग यहाँ से इसको कर्क रेखा मान ले, ठीक है, तो ये हमारा उत्तर भारत हो जाता है, यानी कि सबसे उत्तरी पॉइंट की बात अगर करें तो क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र हो जाता है, यानी कि उत्तर भारत ही हो जाएगा। और कर्क रेखा के जो नीचे है उसको हम लोग क्या मानते हैं, दक्षिण मानते हैं। इतना समझ में आ गया। कहता है कि उत्तर पश्चिम, जैसे उत्तर हो गया ये पश्चिम हो जाता है, और ये आपका डायरेक्शन क्या हो जाता है, पूर्व हो जाता है, ठीक है। और कहता है कि उत्तर पश्चिम, तो देखिएगा यही ना उत्तर पश्चिम है ये उत्तर और पश्चिम हो जाता है, उत्तर हो जाता है और पश्चिम हो जाता है। अगर हम इसके बीचों बीच से काटेंगे तभी तो उत्तर पश्चिम हो जाएगा। अब चीज़ें समझ में आ गई। कहता है कि उत्तर पश्चिम में कौन था, तो किरथर और क्या होता है, सुलेमान। ये पता चल गया कहाँ पे है, तो उत्तर पश्चिम है। उसी तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे तो अरब सागर के बारे में पूछ दे कि इसका डायरेक्शन बताइए, अरब सागर में कहाँ है, तो ये देखिए पश्चिम हो जाता है और दक्षिण हो जाता है। क्या हो जाएगा, पश्चिम और दक्षिण हो जाता है, याद रखिएगा, इस तरीके से बनाया जाता है। इसी तरीके से हम लोग अगर बात करेंगे, जैसे मेघालय वगैरह इस सब का क्षेत्र अगर पूछ दे तो कहाँ पे हो जाता है, तो उत्तर हो जाएगा और पूरब हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो देखिए ये आपको रीजनिंग में भी पढ़ना होता है, ठीक है, रीजनिंग में पढ़ना होता है। रीजनिंग का कोई सब्जेक्ट वगैरह नहीं होता है। आप कभी सुने होंगे कि रीजनिंग में कोई आदमी पीएचडी किया हो या ग्रेजुएशन किया हो, ऐसा कुछ नहीं हो। मैथमेटिक्स का ही एक भाग होता है, बस आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए। उसी तरीके से हम लोग देखेंगे पूर्व और दक्षिण में क्या हो जाता है, बंगाल की खाड़ी हो जाता है। अब चीज़ें समझ में आ गई डायरेक्शन। चलिए तो हम लोग आगे आगे देखते हैं, क्योंकि हम लोगों ने शुरुआत इसका नहीं किया था। तो देखिए यहाँ पे देखिए, अब देखिए कहता है यहाँ पे कि इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। ठीक है, कौन सी फसलें, तो गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया। आप ये बात जानते होंगे, हड़प्पा सभ्यता जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ का मुख्य जो खाद्य पदार्थ हो जाता है आपका गेहूं और जौ हो जाता है, ठीक है, गेहूं और जौ होता है। वही कहता है कि इस क्षेत्र के लोगों ने सबसे पहले 8000 वर्ष पूर्व की बात करें तो स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया गया। एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा, ठीक है, ये जो स्त्री पुरुष को एक साथ लिख दिया है, आप चीज़ को समझिए। यहाँ पे हमारे भारत का सामाजिक संरचना को देखिएगा, खेत में सबसे ज़्यादा काम पुरुषों से कहीं ज़्यादा काम स्त्री करती है, लेकिन कभी महिला को किसान बोला जाता है क्या, नहीं बोला जाता है। पुरुषों से कहीं ज़्यादा वर्क करती हैं, दिनचर्या की बात कर दें तो सबसे ज़्यादा वर्क आपको करती हैं कौन, महिलाएं करती हैं। आप देखिएगा जनजातीय समाज में सबसे ज़्यादा स्वच्छंद और जो स्वतंत्र विचार होता है, जो स्वतंत्रता होता है, वो सबसे ज़्यादा आपको महिलाओं को प्राप्त होता है। ठीक है, चीज़ों को समझिए, सबसे ज़्यादा किसको प्राप्त होता है, महिलाओं को प्राप्त होता है। अगर आप देखिएगा तो जनजातियों में क्या होता है ना हमारे भारत में ही ऐसे जनजाति हैं, अगर आप सोशियोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो क्या होता है, कुछ जनजातियों में क्या है कि अगर उनकी शादी ब्याह होती हैं, शादी ब्याह करके आते हैं तो उनके समाज के लोग सभी इकट्ठा होकर के एक जंगल को साफ करते हैं और उनकी नई नवेली बेबी भी उनके साथ जाती हैं, ठीक है, ताकि वहाँ पे वो कृषि कर सके। और कृषि करने में सबसे ज़्यादा योगदान किसका होता है, एक स्त्री का हो जाता है, ठीक है। अभी तो किसान चाची के नाम से भी बहुत सारे लोग ऐसे किसानी करने लगे हैं, बेहतर काम करने लगे हैं। हमारे बिहार में ही किसान चाची के नाम से वो जानी जाती हैं, ठीक है। तो अभी महिलाओं के ऊपर ऐसे चीज़ें आपको दिया जाता है। लेकिन प्राचीन काल से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वर्क आपको कौन करता है, एक स्त्री करती है। देखिए मर्दों को लगता है कि हम मर्द होने का जो धौंस है न सिर्फ भारत में है, और कुछ ऐसे कंट्री हैं, जैसे कुछ ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे ऐसे दिखता है। ये सब चीज़ें धर्म का कमाल हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर रियलिस्टिक अगर बात कर दी जाए रियलिस्टिक अगर बात कर दी जाए तो मर्दों में कोई दम नहीं होता। लोग कहते हैं हम शेर हैं, लेकिन शेरनियों के सामने कुछ भी नहीं है। जैसे मैं बात आपको बता रहा हूँ, गूगल चेक कर लेना या किसी साइंस वाले टीचर से भी आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपको बायोलॉजी पढ़ने का अगर शौक़ है या बायोलॉजी आप पढ़ते होंगे तो देखिएगा, कभी देखिएगा हमारा जो खून है
नर जो मच्छर है वो नहीं चूसता, मादा चूसती है। उसी तरीके से शेर कभी शिकार नहीं करता, शेरनियाँ शिकार करती है और उस पर कब्जा शेर जा कर के कर लेता है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर हिम्मत। यही देखिए, भारत के प्रधानमंत्री जब बनी थी इंदिरा गांधी, तो लोग क्या कहते थे, जात पर न पात पर मुहर लगाइए हाथ पर। ठीक है, और इंदिरा जी की बात पे सोचिए, बहुत बड़ी बात थी उस समय। एक जब पुरुष, जैसे पुरुष अगर भारत का प्रधानमंत्री हो गया, चीज़ों को समझिएगा, एनसीईआरटी यही तो सिखाता है आपको। अगर एक पुरुष भारत का प्रधानमंत्री बन जाए तो षड्यंत्र का बहुत सारा रास्ता खोल देता है। जैसे भारत के प्रधानमंत्री में अभी की बात करिए तो सबसे ज़्यादा आपको सांप्रदायिकता देखने को मिलती है। लेकिन इस वक्त अगर कोई भारत का अगर प्रधानमंत्री कोई महिला होती तो कल्याण का काम होता, विकास का काम होता, क्योंकि वो क्रिएटर होती हैं। लेकिन हमारा समाज जो है, भारत की महिलाओं को एक भारत का राष्ट्रपति बना देगा, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बनने देगा। ठीक है, और देखिएगा, जिस समय भारत में इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, विश्व के अन्य देशों में एक बेहतर पोजीशन था उतना ही समय के लिए। भारत में भी स्थितियाँ ऐसी थी, बहुत सारे मर्द लोग थे, बहुत सारे पुरुष लोग थे, उनसे डरे डरे रहते थे। खैर छोड़िए, उसकी बात अलग हो जाती है। तो ये देखिए, कहता क्या है, उपजाना आरंभ किया उन्होंने, भेड़ बकरी गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ठीक है, आप ये देखते हैं, हम ये भी पढ़ते हैं कि भारत में सबसे पहले इंसान ने किसको पालतू बनाना शुरू किया, तो कुत्ते को पालतू बनाया। आज भी अगर देखा जाए, एस्क्यूमो एक जनजाति है, वो भी कुत्ता पालता है। ठीक है, और ये सवाल पूछा गया है, बीपीएससी में बहुत बार सवाल पूछा गया है, यूपीएससी में सवाल पूछा गया है। अभी हम लोग भारत की बात करें तो भारत में जो जनजातीय जो समाज के लोग हैं, जो जंगलों में ज़्यादातर रहते हैं, वो देखिएगा अधिकतर कुत्ते पालते हैं, शिकारी कुत्ते बना देते हैं। हम लोग वर्तमान की बात करें तो देखिएगा, अब शौक से लोग कुत्ते पालते हैं। और किसी व्यक्ति ने एक बात कही थी कि जो लोग जानवरों से प्यार करने लगते हैं वो इंसानों से प्यार करना कम कर देते हैं। उनका अपना मानना था, नहीं पता। ठीक है, बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने ये बात कही थी। पालतू बनाना शुरू किया, ये लोग गाँव में रहते थे। ठीक है, देखिए, कहता है कि उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ठीक है, तो जैसे माने कि देखिए, कहता है उत्तर पूर्व में, तो देखिए ये हो जाता है, आपको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, आपका उत्तर पूर्व हो जाएगा। यहाँ पे आपका उत्तर हो जाता है और यहाँ पे क्या हो जाता है, पूर्व हो जाता है, यानी कि उत्तर पूर्व हो जाता है। कहता है कि यहाँ पे कौन सा, गारो तथा विंध्य, भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। तो यहाँ पे जब आप जाइएगा तो मेघालय का एक क्षेत्र मिलेगा जहाँ पे गारो खासी जयंतिया आपको पहाड़ियाँ मिलेगी, उसी के बारे में कह रहा है। जैसे माने कि आप पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि एटलस निकाल करके मत देखिए, एक ही बार में अभी तुरंत निकालिए ना एटलस तुरंत निकालिए और देखिए कि उत्तर पूर्व में कहता है कि गारो पहाड़ियाँ कहाँ पे है, और कहता है कि मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियाँ कहाँ है। आप निकाल के पढ़िए ना, ताकि आपका क्लियर भी हो जाता है कॉन्सेप्ट, और साथ ही साथ आपको समझ में भी आ जाता है, और सवाल यहीं से पूछे जाएंगे। तो फिर कैसे होगा, फिर दिक्कत हो जाएगा ना। तो देखिए, ये हो गया। और कहता है कि ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया, वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। ठीक है, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वे विंध्य के कहाँ पे है। देखिए, यही सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, कहाँ पे है, तो उत्तर में स्थित है। मानचित्र में देख लीजिए, मानचित्र में अच्छा से समझ में आएगा। जैसे आप देखिए, यहाँ पे जैसे सवाल में था, यहाँ पे देखिएगा, तो ये सवाल में था आपका उत्तर और पूर्व। देखिए ना, एक मिनट, पेन चेंज कर लिया जाए। ठीक है, तो ये देखिए, कहता है यहाँ पे ब्लैक में देखते हैं, तो देखिए कहता है यहाँ पे उत्तर पूर्व, तो ये हो जाएगा उत्तर पूर्व। और यही देखिएगा, यहीं पे आपको क्या है, गारो पहाड़ियाँ है। ठीक है, गारो खासी जयंतिया आपको यहीं पे मिलेगा। ठीक है, गारो खासी जयंतिया आपको यहीं पे मिलता है। थोड़ा पेन में प्रॉब्लम हो गया, मैं देखता हूँ। ठीक है, तो ये आपको क्या हो जाता है, ये देखिएगा, ये आपको
गारो पहाड़िया हो जाता है। और देखिए यही कहता है कि बिंद पहाड़िया, आप यहाँ देख सकते हैं, ये है बिंद पहाड़िया। आप छठा के जो एनसीईआरटी का किताब है एक बार अध्ययन करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा बिंद पहाड़िया कहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ये सिंधु जो नदी आपको दिख रहा है यहाँ पे ब्लू कलर में जो आपको दिख रहा है, ये सिंधु नदी है। और सिंधु की सहायक नदियों के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज नदियाँ हो जाती हैं, जो आप इस तरह से देख सकते हैं। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज हो जाता है, ठीक है। और हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे, ठीक है, कि उत्तर पश्चिम में क्या है, तो ये देखिएगा ये आपको किरथर और सुलेमान हो जाता है, ठीक है। कौन सा? किरथर और सुलेमान हो जाता है, जो यहाँ पे देखेंगे तो इसी नदी का एक नदी आपको मिलेगा जिसको काबुल नदी कहा जाता है, ठीक है। देखिए भारत का विस्तार जो था यहाँ तक था, ठीक है, प्राचीन भारत हम लोग पढ़ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये जो नर्मदा नदी है ये आपको ताप्ती नदी हो जाता है, और इसी के बीच में आपको सतपुड़ा हो जाएगा, ठीक है, इसको भी देख लीजिए। और बात हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक महानदी है, ये महानदी देख रहे हैं, ये गोदावरी नदी है और ये कृष्णा नदी हो जाता है। और साथ ही साथ अगर हम लोग कोई बात करें तो यमुना नदी हो जाएगा और ये गंगा नदी हो जाता है। आप लोग ज्योग्राफी में पढ़िएगा, ज्योग्राफी का क्लास चल रहा है, वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है, ठीक है, एनसीईआरटी की क्लास हो रही है। उसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पे तो ये ब्रह्मपुत्रा नदी हो जाता है, ठीक है। और बात करें हम लोग तो भारत का जो ये जो पूर्वी तट होता है, ये बंगाल के खाड़ी की साइड और पश्चिमी तट की बात करें तो अरब सागर हो जाता है, और इसके भारत के दक्षिण में अगर बात करें तो हिंद महासागर हो जाता है, ठीक है। हम लोग अच्छे तरीके से समझ लेंगे तभी इतिहास को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला हम लोग पढ़ते हैं, ये सारा चीज़ें हैं, मैप देखना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा, कहता है कि मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। तो मैंने बताया था यहाँ पे अगर बात करें हम लोग तो ये देखिएगा ये आपका हो जाता है, जैसे ये वाला क्षेत्र देखेंगे तो ये सिंधु नदी हो जाता है, और सिंधु नदी की यही पूछता है कि सहायक नदियाँ बताइए, तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज हो जाता है, ये सहायक नदियाँ है, यही पूछता है, आपसे पता लगाइए। और यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज जो है पूछा जा सकता है, इसका प्राचीन नाम बताइए, ठीक है। तो यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता में जब आप पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता में जब आप पढ़ेंगे तो ये सारा का सारा चीज़ें आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। पूरा डिटेल्स भी आगे पढ़ाएगा इसमें, ठीक है। तो क्या हुआ, हम लोगों ने क्या क्या देखा, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाइए, ठीक है। यहाँ पे देखिए कहता है कि दक्षिण एशिया आधुनिक, पूछा जा सकता है दक्षिण एशिया, तो क्या हुआ, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। अगर मानते पूछ दे कि दक्षिण एशिया में कितने कंट्री हैं, तो ये देखिए यहाँ से भी आप कर सकते हैं, कौन कौन हो जाएगा, तो आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका हो जाता है। कहता है कि और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है, ठीक है। पड़ोसी देशों को क्या करता है, दर्शाता है, किसको, अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार आदि को क्या करता है, पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया का एक महाद्वीप से छोटा है, दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। याद हो गया, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप, कभी कभी लिखता है भारतीय उपमहाद्वीप, तो देखिएगा क्या कहता है, बाकी एशिया से समुद्र के द्वारा, पहाड़ियों के द्वारा, पर्वतों से क्या होता है, बटे होने के कारण इसको प्राय क्या कहा जाता है, प्रायद्वीपीय मतलब उपमहाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला हम लोग देखिएगा, यहाँ पे कहता है, यहाँ पे देखिए कहता है कि जो सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है, और लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले, ठीक है। गांव व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है। कहता है कि गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ,
और गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, जो वर्तमान में बिहार में नाम से जाना जाता था, इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई है। पता है ये क्यों आपको दिया है? जब हम लोग मगध का उत्कर्ष पढ़ेंगे, मगध का जैसे चर्चा चला है यहाँ पे मगध का, तो मगध के उत्कर्ष में भौगोलिक कारण बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और भौगोलिक कारणों को जब जानेंगे, जब समझेंगे, तभी समझ में आएगा कि उस समय यानी कि गंगा और सोन, जो गंडक वहाँ पे जो नदियाँ हैं, उसी के संगम पे जो मगध का निर्माण हुआ या जो पाटलिपुत्र का जो क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा विकसित और शक्तिशाली हुआ। यह जानने का मौका तब हमें पता चलेगा जब उसके भौगोलिक कारणों को हम जानेंगे। और भौगोलिक कारण जानेंगे तब पता चलेगा कि अन्य महाजनपदों से या अन्य राज्यों से हमारा जो मगध था वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली क्यों हो गया। ठीक है, तो शक्तिशाली होने का और पूरे महाजनपदों पे एक तरीके से आधिपत्य जमाने का जो एक कारण था, उस कारण को भी हम यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, वही चीज़ें यहाँ पे बता रहा है कि इस चीज़ को समझिए, क्योंकि आगे के क्लास में आपको ये सब चीज़ें विस्तार से डिस्कशन दिया जाएगा। ठीक है, किताबों में भी इसका मतलब जिक्र किया गया है। अब देखिएगा, अगला हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए, कहता है कि लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। ठीक है, अभी देखिएगा, अगर भारत की स्थिति के बारे में देखेंगे तो क्या होता है। अभी आप चले जाइए तो थोड़ा सा भारत की बात करें तो मात्र एक ही प्रॉब्लम हो जाता है, वो है भाषा को लेकर के। जैसे उत्तर भारत में भाषा अलग हो जाते हैं, दक्षिण भारत में क्या होते हैं, भाषा अलग हो जाते हैं। भाषाई के आधार पे ही हमारे राज्यों का गठन हो गया। जैसे देखिएगा, आंध्र प्रदेश का पहला निर्माण होता है राज्यों के भाषा के आधार पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं अलग अलग भाषा के लोग हो जाते हैं। और यही तो सबसे बड़ी बात है हमारे भारत की। यहाँ पे अलग जाति, अलग धर्म, अलग पंथ, अलग अलग संप्रदाय, अलग भाषा, अलग क्षेत्र के रहने वाले सभी एक छत्र के नीचे रहते हैं। और यही वजह है कि दुनिया के सबसे बेहतरीन और सबसे अद्भुत और सबसे सुंदर देश में हम भारत को मानते हैं। ठीक है, और सबसे कमाल की बात क्या है कि भारत का जो संविधान है वो गजब का है। सही कहा जाता है कि एक अच्छा हुआ कि हमारे भारत के संविधान को लिखने वाला व्यक्ति इस दुनिया का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान था। ठीक है, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान था, वरना कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। और ये सब चीज़ें आपको आगे समझ में आएगा। तो देखिए, कहता है यहाँ पे कि कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती है। इंसानों के लिए नहीं होता, इंसानों ने अपना रास्ता खुद बनाया। ठीक है, तब यहाँ पे देखिए, फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं था। सोचिए, फिर भी ये यात्रा असंभव नहीं था। कहा जाता है कि जब यहाँ पे अलेक्जेंडर जब भारत आया था तो अलेक्जेंडर के मन में था कि हम दुनिया में जहाँ भी जाएंगे वो हमारा गुलाम हो जाएगा। ठीक है, भौगोलिक कारण ने एक तरीके से उसे परेशान कर दिया। अलेक्जेंडर की मूवी आप देख लेना, आपको पता चलेगा। वहाँ सबसे ज़्यादा सामना यहाँ के हिंदू कुश पर्वतों के जो साइड में उनका जो सेना आकर के ठहर गया, वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनको हो गया। उसके बाद किसी के द्वारा से ये पता चलता है कि भारत में एक ऐसी शक्ति है जिसकी तुलना आप कर ही नहीं सकते। वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। एक शूद्र शासक था जिसका नाम था घनानंद। घनानंद सिकंदर के समकालीन होते हैं। पहली बात तो ये है कि भौगोलिक चीज़ों का पता नहीं था सिकंदर के सेनाओं को, और दूसरी बात ये था कि जब उन्हें पता चला कि यहाँ का जो सम्राट है वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है तो उससे वो डर गए। दोनों चीज़ें थी उसको डराने के लिए। ठीक है, जैसे आप देखिएगा, उदयन के द्वारा जब पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने के बाद जब गिरिब्रज से लेकर के या राजगृह की बात करें तो वहाँ से स्थानांतरित करके जब पाटलिपुत्र को उन्होंने अपनी राजधानी बनाई तो पाटलिपुत्र क्या था, चारों तरफ से क्या था, दुश्मनों से घिरा हुआ था। जैसे बात करें हम लोग
चीज़ों को समझिएगा। जैसे ब्रिटेन एक छोटा सा आइलैंड जो पूरी दुनिया को अपना गुलामी की बेड़े में और गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया। सोच के देखिएगा। अगर आप यहाँ पे देखते होंगे तो यूरोप का ये जो क्षेत्र हो जाता है, और यहाँ पे मात्र इंग्लिश चैनल को अगर ये देखेंगे, इसको पार करके ये आपका आ जाता है इंग्लैंड हो जाता है, जो क्या है चारों तरफ से क्या है पानियों से घिरा हुआ है। यहाँ पे चीज़ों को समझिए। भौगोलिक कारण बहुत ही महत्वपूर्ण था। ये चारों तरफ से जल से घिरे होने की वजह से उस समय दुनिया का सबसे शक्तिशाली नौसेना ब्रिटेन के पास थी। कहा जाता है ना कि पानी में रह के मगर से बैर नहीं किया जाता है, दुश्मनी नहीं लिया जाता, वरना उसे आप जीत नहीं पाएंगे। उस समय की बात थी, उस समय जो देश काल परिस्थितियों की बात थी, उस समय ब्रिटेन की जो नौसैनिक थी बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थी। उसी तरीके से अगर भारत में पढ़ेंगे तो चोला एक डायनेस्टी है जहाँ का सेना बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था। किसमें? नौसेना में। भौगोलिक कारण को समझिए। अब जरा सोच के देखिएगा, ये लोग क्या करते थे, कंट्री में चले जाते थे और वहाँ पे ये लोग लूटपाट करके चले आते थे, मारपीट करके चले। जैसे सपोजेट अगर मानिए कि हमारी लड़ाई और आपकी लड़ाई अगर होती है और हमारी लड़ाई अगर आपके घर में हो जाए तो हम आपका टीवी फोड़ सकते हैं, हम आपका फ्रिज फोड़ सकते हैं, आपका कीमती चीज़ें क्या कर सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ? आपका होता है। लेकिन आप मेरे यहाँ नहीं आ सकते क्योंकि आने में आपके पास वो पावर नहीं, वो ताकत नहीं है। यही काम हुआ ब्रिटेन के साथ। चीज़ों को समझिए। भौगोलिक, आप इसके जैसे ही यहाँ पहुँचने के लिए आपको जल में बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली बनना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा ताकत आपको लानी पड़ेगी, जो ताकत आपके पास नहीं था। तो फिर आप यहाँ तो ब्रिटेन में जा ही नहीं सकते, और ब्रिटेन वाले कहीं भी जा सकते थे क्योंकि ये नौसेना में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थे। और ये भी एक कारण था पूरी दुनिया को गुलाम बनाने का। ठीक है, ये भौगोलिक कारण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और यही चीज़ें आपको बता रहा है कि भौगोलिक कारण क्या हो जाते हैं, ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, मगध के उत्थान के बारे में पढ़ेंगे, मगध के उत्कर्ष के बारे में पढ़ेंगे, तो भौगोलिक कारण भी एक महत्वपूर्ण कारक हो जाता है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे समझें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, देखिए एक बार एनसीईआरटी का अध्ययन करिए, कम से कम मेरे साथ ही कर लीजिए। ठीक है, और कहा जाता है कि यूपीएससी का तैयारी और बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो हर कहानी को एक दूसरे से कड़ी के रूप में जोड़ने की कोशिश करिए। ठीक है, एक दूसरे से मूल्यांकन करने की क्षमता को डेवलप करिए। ठीक है, ताकि आपको ये बातें समझ में आ जाए। और यही सवाल आपके यूपीएससी और बीपीएससी में, आजकल बीपीएससी का स्टैंडर्ड भी एकदम यूपीएससी के पैरेलल होते जा रहा है, एकदम थोड़ा भी कम नहीं है। 69 का एग्ज़ाम आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, कहता है कि अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। ठीक है, कहता है कि कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। ठीक है, यहाँ पे आप समझ रहे हैं ना। यहाँ पे देखिएगा, बहुत सारी बातें आपको यहाँ पे कह दिया। ठीक है, बहुत सारी बातें यहाँ पे आपको कह दिया। इतना ही में आप चाहें तो बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, इतना ही में आप चाहें तो बहुत सारी चीज़ों को आप समझ सकते हैं। जैसे अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ पे आपको लिखेगा कि धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। सोच के देखिएगा, अगर हम लोग बात करें बुद्ध के समय की, तो आपको पता है जीवन में वो सबसे ज़्यादा पैदल यात्रा किया, जो विश्व में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो यात्रा नहीं किया था। विश्व की बात हो रही है, उन्होंने पैदल यात्रा इतना ज़्यादा किया कि विश्व में आज तक कोई भी व्यक्ति इतना पैदल यात्रा नहीं किया, और अपने जीवन में सबसे ज़्यादा पैदल चलने वालों में बुद्ध का ही नाम गिना जाता है। चाहे वो गिनीज बुक रिकॉर्ड में भी वर्तमान में अगर लोगों ने हासिल भी किया हो तो उनकी तुलना किसी भी व्यक्ति से किया नहीं जा सकता। और उन्होंने हर जगह ज्ञान दिया, और उन्हीं की देन थी, बुद्ध की ही देन थी। और यही चीज़ें आपको यहाँ पे बता रहा है
शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे में जाया करते थे। ये भौगोलिक स्थितियों को समझिए। और उस समय की अगर बात कर दे तो आप देखिएगा जहाँ पे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति मिली, कहाँ से आए और कहाँ ज्ञान की प्राप्ति मिली और कहाँ उन्होंने ज्ञान से सभी लोगों को अंधेरे से प्रकाश मिला करके खड़ा कर दिया। उनकी जो यात्रा है उस यात्रा को समझिए, यही भौगोलिक कारक आपको मिलेगा। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया। जैसे देखिएगा अब यहाँ पे देखिएगा भौगोलिक खोजें हो रही थी। अभी भौगोलिक खोज आपको तो ऐसे ही दे दिया, लेकिन इसके पीछे के इतिहास को समझिए। जैसे देखिएगा विश्व में समझिए कि भौगोलिक खोजें भी प्रारंभ हुआ था। आप रेनेशा की बात कर सकते हैं, पुनर्जागरण हो रही थी, औद्योगिक क्रांति हो रही थी, प्रबोधन हो रही थी। जब आप ये सब पढ़िएगा तब आपका दिमाग बहुत ज़्यादा खुलेगा। यही चीज़ें वहाँ पे यही चीज़ें लिख रहा है, ठीक है। थोड़ा सा समझ के तब आगे बढ़े तो मजा आएगा, ठीक है। यही चीज़ें लिखता है कि कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा करते थे। जैसे देखिए पुर्तगालियों ने सबसे ज़्यादा क्या किया, डिस्कवरी का काम किया। जैसे कहा जाता है कि सबसे पहले भारत की खोज किसने किया था, तो पुर्तगाली का एक यात्रिक था वास्को डी गामा, उसी ने खोज किया था। आप ये पढ़ सकते हैं ना। तो क्या हुआ, ये देखिए कहता है कि रोचक स्थानों को उत्सुकतावश भी यात्रा किया। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला, है ना। क्या होता है ना कि उस समय की बात अगर देखा जाए, हम लोग जिस समय पुर्तगाली जब भारत में आया था, केरला के तट पे जब आया था, तो उससे पहले की बात करें तो उनका व्यापार होता था, हमारी वस्तुएं उनके पास भी जाती थी। लेकिन अरबवासी हमारे बीच में क्या करते थे, अरबवासी बीच में समझिए कि बिचौलिया का काम करते थे। और यूरोप के जो कंट्री थे, यूरोप के जो लोग थे, उसी अरबवासियों से हमारा सामान खरीदते थे। यही वजह था कि जब कुस्तुनतुनिया का जब पतन हो जाता है तो वहाँ पे अरबों के द्वारा, यानी कि समझिए कि जो यूरोपियन कंट्री था उसका आना जाना बंद कर दिया। डायरेक्ट किसके द्वारा, किसके साथ, भारत के साथ। तब उन्होंने समुद्री खोज के माध्यम से वो सीधे पहुंचता है कहाँ पे, ये देखिएगा, ये सीधे पहुंचता है आपको केरल के तट पे, ठीक है। और यही है केरल के तट, जहाँ पे एक राजा रहते हैं, जमोरिन हिंदू राजा रहते हैं। उन्होंने बड़ा स्वागत किया और वहाँ से उन्होंने काली मिर्च का व्यापार वास्को डी गामा के द्वारा किया जाता है। और कहा जाता है कि इसकी कीमत 60 गुना थी। और इसको देख करके जितने भी यूरोपीय व्यापारी थे, सबकी आंखें क्या हो गई, फूट पड़ी। और सीधे वो चले आए कहाँ पे, भारत में। व्यापार करने के मकसद से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, क्योंकि उसके पहले किसी ने भौगोलिक खोजें कर चुकी थी, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे कह रहा है, ठीक है। चीज़ों को समझिएगा यहाँ पे। और इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे को विचारों को जानने का अवसर मिलता है। जैसे देखिएगा हमारे भारत में कुछ ऐसी चीज़ें थी जिससे सबसे पहले देखिएगा कि पुर्तगालियों ने मिशनरियों के माध्यम से समाज को जगाने का काम किया। आज भी देखिएगा पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जिस धर्म को मानने वाले लोग हैं वो ईसाई धर्म है। और दूसरे धर्म पे अगर बात किया जाए तो इस्लाम धर्म आते हैं। और तीसरे की अगर बात कर दिया जाए तो हिंदू धर्म आता है। सोच के देखिएगा। और इस ईसाई धर्म वालों ने क्या किया, वैज्ञानिक अगर बात कर दिया जाए तो वैज्ञानिक आधार दिया। अगर बात करें हम लोग की, अगर भारत बौद्धमय होता, अगर भारत के लोग अपने ही धर्म को अपनाए रहते तो पूरी दुनिया में शायद पहला स्थान और पहली स्थिति जो आज अमेरिका अपने आप को रखता है, जो चाइना रखता है, ठीक है। चाइना में अधिकतर लोग बौद्धिस्ट है, जापान में अधिकतर लोग बौद्धिस्ट है। देखिएगा उनकी तुलना भी अब हम भारत के द्वारा किया नहीं जा सकता। अमेरिका का कभी कभी आप देखिएगा, ब्रिटेन का कभी कभी भारत के लोग ऐसे बता देते हैं, कभी कभी पिछलग्गू हो जाता है। और अभी के समय में सबसे ज़्यादा आप पढ़िएगा तब समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ने के बाद आपको समझ में आता है कि हकीकत क्या है। दिखाने के लिए बहुत सारा चीज़ें दिख रहा होगा। देखिए जो टीवी में और समाचार पत्रों में जो दिखता है उसके पीछे की कहानी को समझ जाइए। इतिहास बिल्कुल इसी तरह होता है। इतिहास में कुछ चीज़ें आपको स्पष्ट नज़र नहीं आती। स्पष्टता के लिए मैंने बार बार कहा कि चश्मों का इस्तेमाल करिए। अगर चश्मा पहनते हैं उस तरीके से तब आपको ये बातें समझ में आती है,
जैसे अब देखिएगा, मैं आपको एक चीज़ें समझा रहा हूँ, गलत नहीं है, इतिहास कहता है, इसीलिए इतिहास के नज़र से आप पढ़िएगा। देखिएगा, जब हमारे भगवान जो श्री रामचंद्र अपने भाई और अपने बीबी के साथ जब जंगल वो चले जाते हैं, तो उस जंगल की राजकुमारी रहती है, और राजकुमारी रावण की बेटी रहती है, या रावण की बहन रहती है, रावण की बहन रहती है, सॉरी। तो क्या होता है ना कि उसमें लिखा होता है कि जब वो अपने रूप से श्रृंगार के माध्यम से लक्ष्मण को क्या करती है, उसको मतलब समझिए कि थोड़ा सा मतलब प्रेम ये सब चीज़ दिखाता है, तो नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको लगता था कि हम शादीशुदा आदमी, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। और वो नाक काट देते हैं। हम लोग सोचते हैं कि अच्छा नाक काट दिया, हम भी रामायण देखे, हमको लगा सच में नाक काट दिया है ना, लेकिन आज तक ऐसा नहीं सुना गया। लेकिन नाक काटने का अगर अर्थ यहाँ पे समझेंगे तो आपको लगेगा कि यार सबसे खराब आदमी था लक्ष्मण। नाक काटने का हिंदी में आप पढ़िएगा, हिंदी हम लोग व्याकरण पढ़ते हैं और हिंदी साहित्य पढ़ते हैं, तब हमको समझ में आया। हिंदी साहित्य के जाने माने जो प्रसिद्ध हमारे टीचर थे, उन्होंने बताया, तब मेरे दिमाग खुला, अच्छा हमारे भारत की सबसे इतना टॉप क्लास का जो एक प्रोफेसर है वही बात बता रहे हैं, तब दिमाग वहाँ से खुलने लगता है कि चीज़ों को ऐसे पढ़ना चाहिए। उसने उस महिला के साथ बलात्कार किया था। तो जो व्यक्ति अपने बहन को बलात्कार हुए वो अपने ही क्षेत्र में अगर देखा तो क्या कर सकता है, आप ही बताइए। हम लोग भारत में ऐसे होता है तो ये करते हैं कि यार फांसी दे दो, ये कर दो। तो सोचिए लक्ष्मण के साथ क्या करना चाहिए, उसके भाई के साथ क्या करना चाहिए, ठीक है। खैर छोड़िए वो सब बातें, मैं समझाने के लिए बात कर रहा था, ठीक है। क्योंकि धर्म को अधिकतर लोग दिल से लेते हैं, तो प्रेम और प्यार जो होता है ना दिल से ही निभाया जाता है, वरना दिमाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, टूट जाता है, बिखर जाता है ना। लेकिन कभी कभी दिमाग का भी इस्तेमाल करना चाहिए और दिल का भी इस्तेमाल करना चाहिए, जो हमें ये धर्म कौन सिखाता है, बौद्ध धर्म सिखाता है। और इस चीज़ को बहुत गर्व करने वाली बात है कि ये धर्म हमारे भारत में ही पैदा हुआ था, ठीक है, और भी बिहार की धरती पे। इसलिए बिहार वालों को इस बात का और गर्व होता है कि भारत के प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं तो बात होती है बुद्ध का, हम बुद्ध के धरती से आए हैं, ये हमारे लिए और गर्व की बात हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या कहा, इन सभी यात्राओं के लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। अब देखिए आगे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, इसमें हम लोग मूल्यांकन भी करते चलेंगे। आज लोग यात्रा क्यों करते हैं, एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो। पहाड़ियाँ, पर्वत, समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया, ठीक है। अब ये चीज़ें आप समझिए, ये लिखता है कि कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को क्या किया, समृद्ध किया। अगर हम यहाँ इतना पे ही भी ध्यान दें तो इतना पे बहुत सारा डिस्कशन हो सकता है, अगर आपने बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन किया हो तो, ठीक है। अब ये सवाल कहता है कि कुछ लोग आए, कौन लोग आए भाई, सोच के देखिए कौन लोग आए, और कहता है कि यहीं बस गए और लोगों को इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसका मूल्यांकन हम लोग करेंगे। और देखिए यहाँ पे कहता है यहाँ पे कि कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं, ठीक है। क्या करते हैं, एक दूसरे के विचारों को क्या करते हैं, अपनाते रहते हैं। जैसे एक चीज़ हम लोग देखेंगे, हम लोग क्या किए कि दिल्ली हम लोग गए, मुखर्जी नगर में हम लोग यूपीएससी की तैयारी करने गए, तो मैंने एक चीज़ देखा, चीज़ों को समझिएगा कैसे लोग अपनाते हैं, कैसे क्रांति होती है और कैसे संक्रमण काल होता है, चीज़ों को आप समझिएगा। जैसे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, समझिएगा, समझने की बात हो रही है यहाँ पे। जैसे कोई व्यक्ति, कोई एक लड़की है जो अपने गांव से दिल्ली जाने की यात्रा के बारे में बता रहे हैं। एक मुखर्जी नगर में आईएएस बनने की जो यात्रा है हम उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। कोई लड़की जो बिहार की छोटे से गांव में रहती है और गांव से अपने ही शहर में ट्रेन पकड़ती है, या कोई महिला है जो शादीशुदा हैं,
वो। तो देखिए यहाँ से जब भी वो अपने गांव से निकलेंगे, अपने घर से निकलेंगे, तो बहुत बड़ा घूंघट होता है। चीज़ों को आप समझिए जो हम समझाना चाहते हैं। बहुत बड़ा घूंघट होता है और वो घूंघट में वो रिक्शा पे बैठती है या कुछ भी पे बैठती है और सीधे उस छोटे से शहरों में रेलवे स्टेशन के पास पहुंचती है और वो आते आते घूंघट समझिए कि यहाँ तक आ जाता है। ठीक है, जैसे ही वो ट्रेन पे चढ़ती हैं तो ट्रेन पे चढ़ने के बाद वो सीधे यहाँ पे पहुँचती हैं, कहाँ पे? दिल्ली में। दिल्ली पहुँचती हैं और उनका जो घूंघट है उनके कंधों से भी धीरे धीरे क्या होता है? सरक जाता है। उन्होंने सारी मौलिकताएं कहाँ की रखी? तो गांव की रखी, क्योंकि गांव से सरोकार था, उनका संबंध था गांव से। इसलिए उन्होंने किस चीज़ की मौलिकता अपनाई थी? गांव में होने वाले जो भी रीति रिवाज था, जो भी सिस्टम था, जो भी संस्कृति और जो भी सभ्यता थी, उन्होंने गांव में सीखा था। और उस गांव में जो मौलिकताएं उनके पास थी, उसी मौलिकताओं को लेकर के ये ट्रेन पे चढ़ती है और सीधे आपको कहाँ पहुँचती है? दिल्ली में पहुँचती है। जब दिल्ली पहुँचती है तो उसको लगता है कि यार यहाँ का तो माहौल देखो, लड़कियाँ जीन्स पहनती हैं, हाफ पैंट पहनती हैं, हाफ ऐसे पहनती हैं। तब वो आकर के क्या करती हैं? कुछ चीज़ों को यहाँ पे सीख लेती हैं। क्या करती है? कुछ चीज़ों को यहाँ पे सीख लेती है। जैसे कभी देखा नहीं कि गांव में सास ससुर भसुर वगैरह जो भी हैं, सब लोग एक साथ बैठ करके खाना नहीं खाते, क्योंकि महिलाएं यहाँ पे सबको खिलाने के बाद खाती हैं। जो बच जाता है उसी में उनका जीवन कट जाता है। और कभी वो अपने देवर के साथ या जो बड़े जो होते हैं, शायद भसुर बोलते हैं उसको, मतलब जो हो, तो उनके साथ ये सामने न खड़े होकर बात कर सकती है, न बैठ के बात कर सकती है, न उन सभी लोगों के साथ इकट्ठा खाना खा सकती हैं। लेकिन जब उन्होंने यहाँ दिल्ली आए तो देखा कि सब एक साथ बैठ करके खाना खाते हैं, बहुत प्रेम और बहुत अच्छे भाव से ये लोग रहते हैं। तो उन्होंने क्या किया? इस मौलिकताओं को उन्होंने सीखा। ठीक है, और सीखने के बाद जब ये फिर देखिएगा, फिर जब ये लौट से मुखर्जी नगर से जब ये लौट के जाती हैं तो हमारी फ्रेंड भी बहुत सारी ऐसी थी जो ट्रेन में एकदम चेंज कर लिया, दिल्ली से निकली कुछ और चेंज की कुछ और, घर पहुंची तो कुछ और। ठीक है, ये सब चीज़ों को हम इसलिए बता रहे हैं, चीज़ों को समझिए। ये जो संस्कृति का जो आदान प्रदान है, इससे क्या होता है? क्यों हम लोग कहते हैं कि पश्चिमी सभ्यता की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे अडॉप्ट किया। अब जैसे देखिएगा, प्रेम विवाह की बात करें तो प्रेम विवाह सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारे भारत में हुआ करती थी, एक ज़माना था। ठीक है, और देखिए कहा जाता है कि पश्चिमी सभ्यता अन्य देशों की तुलना में, भले हम अपने देश की संस्कृति को बहुत ही ज़्यादा तवज्जो दें, लेकिन अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा मानवाधिकार की बात करने वाला जो यूरोपियन कंट्री हो जाता है। सॉरी, एक मिनट। सॉरी, कॉल आ गया था। ठीक है, तो यूरोपियन अगर पश्चिमी सभ्यता की बात करें तो वहाँ पे आप देखिएगा, अभी भी समय देखिएगा, बहुत सारा चीज़ें आपको मिलेगा। मूल्यांकन हम लोग करते चलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी इसको समाप्त करें। तो देखिए, कहता है कि अपने देश के लिए प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। देखिए, ये 6ठा क्लास का एनसीईआरटी है और अभी वर्तमान में देखिएगा तो इंडिया नाम से एक अगेंस्ट पार्टी बनी है। ठीक है, और अधिकतर जब इंडिया बनी, यानी कि विपक्षी पार्टियों ने जब इंडिया का निर्माण किया, तो भारत में जो हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो भारत को ज़्यादा तवज्जो देने लगे। हालांकि अगर बात करें तो भारतीय संविधान की बात करें तो अनुच्छेद 1 में इंडिया और भारत दोनों का जिक्र किया गया है। और बात करें तो इंडिया और भारत, इंडिया का कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, इंडिया का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन जो लोग जैसे होते हैं उस तरह से नाम दे देते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहिए, लेकिन बात ये अभी की बात कर दिया जाए तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ समझिए, इंडिया शब्द इंडस से निकला है। ठीक है, और इंडस किसको बोलते हैं? सिंधु नदी को बोलते हैं। और देखिए, संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। चीज़ों को समझिए। ठीक है, तो अभी अगर बात करें तो इंडिया सबसे बेहतर होता है। ठीक है, इंडिया शब्द कहाँ से निकला है? तो इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। और सिंधु नदियों के किनारे ही हमारी सबसे बेहतरीन और सबसे अद्भुत जो सभ्यता और संस्कृति थी वो पली फूली। ठीक है, यही कहना चाह रहा।
और सिंधु नदियों की सहायक की अगर बात कर ली जाए तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इस तरह से आप लोग भी याद कर लीजिए। ठीक है, अपने एटलस से ईरान और यूनान का पता लगाओ। ठीक है, एक एटलस ज़रूर रखिएगा क्योंकि एटलस से ही, एटलस की भी स्टडी हो रही है यहाँ पे, एटलस भी आपको पढ़ाया जा रहा है। आप एटलस को एक बार पढ़ लीजिए। एटलस को खरीदने से काम नहीं चलेगा क्योंकि एटलस को अगर आप पढ़ते हैं तो आपका ज्योग्राफी लगभग 70% वहीं से कवर हो जाता है। ठीक है, सारा का सारा चीज़ एक ज्योग्राफी साइंस की तरह है, आप उसको उस तरीके से पढ़िए। ठीक है, पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोश अथवा इंदोश और इस नदी को पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। सोचिए किसने कहा? तो देखिए, ईरानियों और यूनानियों ने। पूछा जा सकता है आपसे कि किसने, देखिए कहता किसने आपको, यानी कि इससे हमारे भारत को इंडिया किसने कहा, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। कहता है कि ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु के हिंदोश तथा इंदोश और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को क्या कहा? इंडिया कहा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग इसको बढ़ा लेते हैं ताकि अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, इंडिया कहा। और यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, इंडिया कहा। और देखिए कहता है कि उत्तर पश्चिम में रहने वालों को एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो जैसे देखिएगा, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे ये हमारा इंडिया हो जाता है। ठीक है, ये हमारा, तो यहीं पे सिंधु नदियों के बहुत सारे सहायक नदियाँ होती हैं। इसी नदियों के किनारे रहने वाले जो लोग थे, ईरानी और यूनानियों ने उस व्यक्ति को क्या कहा? इंडस कहा। यानी कि जो सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों को कहा गया। बाद में यूनानी और ईरानियों ने इसका प्रयोग करके वहाँ के भूभाग में रहने वाले जो क्षेत्र था उसका नाम बाद में क्या हो गया? इंडिया रख दिया गया। यही कहना चाह रहा है। ठीक है, और देखिए कहा जाता है कि इस इंडिया का अगर चर्चा हम लोग देखें तो सबसे प्राचीन जो वेद है, जिसको हम लोग ऋग्वेद बोलते हैं, उसमें भी इसका चर्चा किया गया है। जैसे सिंधु नदी का जिक्र है, अगर ऋग्वेद में देखेंगे तो 21 नदियों का जिक्र है और उसी में सिंधु का भी जिक्र किया गया है। और सिंधु को किस नाम से जाना गया? ईरानियों के माध्यम से, यूनानियों के माध्यम से। यही वजह था कि ऋग्वेद में भी इसका जिक्र है। और कहता है कि ऋग्वेद में भी मिलता है, संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति जो है ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग किसके लिए किया गया? देश के लिए किया जाने लगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि भारत का नाम भरत कबीला के नाम पे, जो भरत थे उसके नाम पे हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे होते हैं कि आज़ाद, ये जरासंध का एक बेटा था जिसका नाम था भरत, वो कबीलाई समाज का था। जैसे आप देखेंगे जिसका प्राचीन भारत के इतिहास में कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन पुराणों में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, उसी के पुत्र के नाम पे इसका, हमारे भारत का नाम भरत के नाम पे भारत रख दिया गया। ठीक है, तो देखिएगा अतीत के बारे में जाने। और एक चीज़ देखिएगा, ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ देखिएगा। सबसे पहले देखिए ताड़पत्रों से, यहाँ पे कहता है ताड़पत्र से। हम लोग ये बात जानते हैं कि कागज़ का सबसे पहला जो आविष्कार हुआ किसने किया था? चीन ने किया था। याद रखिएगा, ये सवाल पूछा गया है बीपीएससी में। ठीक है, 14वीं शताब्दी में आप पढ़िए तो ये भी डेट आपको पूछा गया है कि कागज़ का आविष्कार सबसे पहले कहाँ पे किया? तो ये देखिए चीन हो जाता है। जो भी हम लोग कागज़ों पे लिखते हैं, कॉपी और किताब के द्वारा छपती है। बात ये करें तो भारत में पृष्ठ का जो आविष्कार था वो पुर्तगालियों के द्वारा किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर बात करें कि हमारी जो इतिहास थी, हमारे जो कहानियाँ थे, किस में लिपिबद्ध होते थे? तो लिपिबद्ध होने की बात करें तो ताड़पत्रों से जो बनाई गई पांडुलिपि थी उसी पे लिखा जाता था। और कभी कभी देखिएगा पांडुलिपि जो ताड़पत्र जो होते हैं, जहाँ से ताड़ी मिलता है,
ठीक है, उसी को साफ करके अच्छे तरीके से उस पर लिखने का काम किया जाता था। बाद में देखा गया कि इसको सही तरीके से बहुत दिनों तक रखा नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें कीड़े लग जाते थे, कहीं ना कहीं किसी माध्यम से वो खराब हो जाता था। लेकिन हमने प्रारंभ में देखा तो देखिए, कहता है कि ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। तो देखिए, यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। ठीक है, किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। आप चाइनीज मूवी जब देखते होंगे ना, तो अधिकतर देखिएगा ताड़पत्रों का कुछ आपको ग्रंथ उसमें दिखाता है, क्योंकि वहाँ पे देखिएगा अधिकतर पांडुलिपि आपको बौद्ध धर्म से संबंधित आपको दिखेगा वहाँ पे उसके फिल्मों में, और वो सारा चीज़ें वहाँ पे ताड़पत्रों के द्वारा दिखता है। ठीक है, वो चीज़ें हमारे भारत में इसका प्रारंभ हुआ। और कहता है कि भूर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को मतलब यहाँ पे देखा जा सकता है। जैसे भूर्ज एक पेड़ है जिसके छाल थोड़ा मजबूत हुआ करते थे, तो उस पर भी लिखने का काम पांडुलिपियों का निर्माण हुआ करता था। ठीक है, इसको समझे। चलिए आगे देखते हैं, अतीत के बारे में कैसे जाने। कहता है कि अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ठीक है, देखिएगा कुछ चीज़ें हैं, जैसे मानते हैं कि कभी कभी हम लोग इतिहास में रामायण महाभारत को इतिहास के दृष्टि से अगर देखें तो रामायण और महाभारत क्या है, एक मिथ्या है। ठीक है, एक रोमांटिक एक स्टोरी हो जाता है। लेकिन हमारे भारत के जो हिंदू मानने वाले जो लोग हैं, उन्होंने क्या किया, गीता महाभारत ये सब चीज़ को मतलब सबसे पवित्र ग्रंथ मान लिया। ठीक है, लेकिन इतिहास कहता है कि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। लोग अपने चापलूसी के लिए, लोग अपने मतलब समझिए कि एक होता है कि बहुत सारे ऐसे कमर्शियल राइटर होते हैं जो अपने स्टोरी को बेहतर बनाने के लिए अपने दिमाग के, यानी कि कह सकते हैं कि समुद्र के अंदर गोता लगा करके पता नहीं कैसे कैसे मोती चुन के लाते हैं। ठीक है, वही चुनने का वो काम किया। और बाद में जो ब्राह्मणवादी था, उन लोगों ने क्या किया, इस चीज़ को लोगों के अंदर मान्यता दिलवा दी, जिसका कोई मतलब नहीं था। इतिहास के नज़रों से, इतिहास के दृष्टिकोण से मानेंगे तो वेदों को कोई इनकार करता है, बुद्ध की बात करें मूर्ति पूजा से इनकार करता है, बहुत सारी चीज़ों से इनकार करता है जो भारत में ऐसा नहीं था। ठीक है, ये कहता है, इतिहास कहता है कि भारत में ऐसी चीज़ थी ही नहीं, ये तो बाद में लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल किया, ये इतिहास कहता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग उस पर बाद में जिक्र करेंगे। पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना, ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। ठीक है, और देखिएगा जब हम लोग पीएचडी कर रहे थे तो हम लोगों को भेजा जाता था कि ठीक है संग्रहालय जाइए, वहाँ से आप अपना सोर्स ढूंढ के लाइए। तो हम लोग फ़ोटो भी खींचते थे, अच्छा प्राचीन भारत के इतिहास में ऐसा है, ये सब चीज़ें ऐसा है। फिर हम लोग अध्ययन करते थे, उस समय मन नहीं लगता था अब चीज़ें समझ में आती है। ठीक है, तो उस समय क्या होता है कि बहुत सारे पुरातात्विक स्रोत होते हैं जिसको लिख करके आपको अनुमान लगाना पड़ता था कि अच्छा उस समय में ऐसा समाज होगा, उस समय महिलाओं की स्थिति ऐसी होगी, उस समय बच्चियां ऐसे थी, उस समय खान पान लोगों का ऐसा था, उस समय लोगों का रहन सहन ऐसा था, है ना, उस समय वो लोग ऐसे नृत्य करते थे, ऐसे नाच गाना करते होंगे, बहुत सारी चीज़ था जो उससे हम लोग सीखते हैं। तो वही कहता है कि जब आपको कोई पांडुलिपियाँ मिल जाती है तो आपके पास क्या होता है, सोर्स जो होता है सटीक मिल जाता है। और मानते हैं कि हमको जानना है गांधी जी के बारे में, और गांधी जी से संबंधित हमारे पास अगर साहित्य मिल जाए तो हम उसका अध्ययन करके गांधी जी के बारे में बहुत कुछ जान जाते हैं। उसी तरीके से जो प्राचीन भारत का इतिहास है, प्राचीन भारत के इतिहास में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हमसे ओझल हो गई है। तो उस चीज़ की जानकारी के लिए हमको क्या करना पड़ता है, पांडुलिपियों को खोज करने पड़ते हैं, उस संग्रहालय में आपको मिलेंगे, उसके बाद अध्ययन करते हैं, नहीं तो किसी विशेषज्ञ प्रोफेसर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि सर थोड़ा सा मुझे गाइडलाइन दे दीजिए। ठीक है, तब हमें समझ में अच्छा आती इतिहास की कहानियाँ ये है। ठीक है, तो ये देखिए कहता है कि अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मेन्यू स्क्रिप्ट शब्द लैटिन मेनू, जिसका अर्थ हाथ से निकला है। ठीक है, क्या है, हाथ से निकला है। तो चलिए आगे थोड़ा सा इसको बढ़ा लिया जाए। ठीक है, हाथ से निकला है, और ये देखिएगा निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। आप ये देखिए, यही ताड़पत्र है, एनसीईआरटी तो यही चीज़ें है। अगर आप एनसीईआरटी का अध्ययन कर लेते हैं तो दुनिया का, यानी कि आईएएस में कितना हो टफ से टफ सवाल पूछे आप निश्चित तौर पे बता सकते हैं।
ठीक है, 6 क्लास से लेकर के 10+2 तक अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो समझिए कि बहुत कम समय लगता है आईएएस बनने के लिए और बीपीएससी में एक फाइटर बनने के लिए। यही देखिएगा, ये ताड़पत्रों से और हिमालय के पहाड़ियों में उगने वाली एक भुर्ज नामक पेड़ के छाल से जो पांडुलिपि तैयार होते थे उसी के बारे में यहाँ पे देखिए, यही सब चीज़ें हैं पांडुलिपियाँ। कितना मुश्किल होता होगा इस चीज़ को संभाल के रखना, सोचिए कितना मुश्किल होता होगा। कभी कभी फट जाता होगा, कभी कभी छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े हैं उसको ये खा जाते होंगे, ठीक है। उसको संभाल कर रखना बहुत ही मुश्किल वाली बात थी। और इसका अगर ताड़पत्रों की बात कर दे, पांडुलिपियों की बात कर दे तो पूछा जा सकता है किसके द्वारा, तो ताड़पत्रों के द्वारा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक जो पेड़ है उसी के छाल से बनाए जाते थे, इसे याद रखिएगा, ठीक है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है ना। चलिए आगे हम लोग देख लें इसको, आगे हम लोग देख रहे हैं, अभी बहुत कुछ देखना है हम लोग को। अब देखिए, कहता है कि इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई, ठीक है, कीड़ों ने खा लिया, कुछ ने नष्ट कर दी गई। और फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध है। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और बिहारों में प्राप्त होती है। और ये बात सही है। आप देखेंगे तो अधिकतर पांडुलिपियों की बात करें, जो बहुत ही बड़े बड़े मंदिर हैं वहाँ पे एक छोटा सा संग्रहालय टाइप का होता है। आप अगर जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, यानी कि वहाँ पे धर्म ग्रंथों के माध्यम से वो समाज के सामाजिक, भौगोलिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगा। वहाँ से आप चाहें तो इसकी जानकारियाँ इकट्ठा कर सकते हैं। और ये जो पांडुलिपियाँ हैं आपको कहाँ मिलती है, ये पांडुलिपियाँ यहाँ पे कहता है कहाँ पे, मंदिरों में और बिहारों में। बिहारों में क्या होता है, मंदिर जो होता है ना, हिंदू धर्म के जो मतलब मत के जो मानने वाले लोग हैं उसको मंदिर कहते हैं। और बौद्ध जो लोग रहते हैं, बौद्ध के निवास स्थान को बौद्ध मठ कहते हैं, बौद्ध मठ कहते हैं, ठीक है। और बात करें तो इसी बौद्ध मठ के नाम पे ही हमारे बिहार का नाम बिहार हो गया, ठीक है। ये देखिएगा, हालांकि अगर बिहार की बात करें तो ये नाम भी एक तुर्क के द्वारा ही दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देखें। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों, विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषय की चर्चा मिलती है। अब ये देखिएगा, हमने चरक के बारे में जाना, हमने आर्यभट्ट के बारे में जाना, हमने बहुत सारे इतिहास के बारे में जाना कि हमारी इतिहास इतनी समृद्ध रही है, हमारी जोग्राफिकल कंडीशन ऐसी रही है, हम राजनीतिक विरासत के सबसे बड़े योद्धा हैं। हमें कैसे पता चला, जैसे आप महाभारत देखेंगे तो राजनीतिक कुट-कुट के भरा हुआ है, जो दुनिया के किसी भी आपको ग्रंथों में ऐसी राजनीति देखने को नहीं मिलेगा। जो हमारे भारत के दिमाग में, भारत के लोगों के दिमाग में देखिए कितना मतलब बहुत ही बड़ा दिमाग था जिसने ऐसी कहानियाँ लिख दी, ऐसी स्टोरी बना दिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें सीखने का, अध्ययन करने का जो मौका मिलता है, जो अवसर मिलता है, उसकी जानकारी का सोर्स क्या होता है, पांडुलिपियाँ होती हैं। और ये अगर बात करें तो ये कहाँ मिलेगा, तो मंदिर और बिहारों में मिलेगा, जिसकी चर्चा इसमें लिखा गया है, ठीक है। और ये कहता है कि इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। जैसे देखिएगा, बुद्ध अपना जो प्रवचन जो दिए उन्होंने आम बोलचाल की भाषाओं में दिया। मात्र कुछ ही लोग संस्कृत बोलते थे। जैसे अगर बात करें तो कुछ जातियों का नाम है, जैसे ब्राह्मण जो लोग थे वही लोग मात्र छोटे वर्ग, मतलब वर्ग के जो लोग थे, छोटे जो वर्ग के, वही संस्कृत का इस्तेमाल करते थे और संस्कृत में ही कुछ ग्रंथें लिखी जाती थी, ठीक है। लेकिन यहाँ देखा जाता है कि प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे, ठीक है। और यही वजह था बुद्ध को सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध होने का। अगर हम लोग नास्तिक संप्रदाय पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि मध्यम मार्ग को अपना करके, वैज्ञानिक आधार देकर के बुद्ध ने पूरी दुनिया को यानी कि दिशा और दशा ही बदल दिया। उसके बाद न पाखंड था, न यहाँ पे कोई कर्मकांड था, न ही यहाँ पे कोई अंधविश्वास था। बुद्ध के समय में पूरे लोग क्या क्या बोलते हैं, जियो और जीने दो का जो कॉन्सेप्ट है ना,
ये आपको बुद्ध से ही मिलता है, जो हमारे भारत ने इसको अपनाया। ये जो है हमारे भारत के जो हमारी राजनीतिक थी, हमारे जो विरासत था, इसको ये मिला और हमने भारत में इस चीज़ को अपनाया। ठीक है, और ये चीज़ें हमको कहाँ से मिला? बुद्ध से मिला। और बुद्ध का जो योगदान है हमारे भारत के लिए, हम कतई कभी भुला नहीं सकते हैं। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारी विरासत इतनी समृद्ध है, ठीक है, जिसके बारे में हमको पढ़ने का मौका मिल रहा है। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए थे। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कहता है कि अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। और देखिएगा, अशोक सम्राट जब वैष्णव धर्म को सीधे सीधे शुरू में जब अपनाया था, तो देखिएगा वैष्णव धर्म, ये सब जितने भी धर्म होते हैं ना, उसमें सिर्फ काट मार यही सब चीज़ सिखाता है ना। ये सब चीज़ों को क्या बोलते हैं? जैसे आप देखेंगे अशूर मूवी, आप एक सीरियल देखेंगे तो देखिए, मैं हिंदू धर्म की बुराई नहीं कर रहा। पहली बात, हम ये मूल्यांकन कर रहे हैं इतिहास के दृष्टिकोण से पढ़िएगा, इतिहास के नज़रिए से पढ़िएगा, वही मैं समझाना चाह रहा हूँ। कुछ ऐसे धर्म है लोगों को क्या बनाता, उदंड बना देता है। धर्म में बहुत सारी चीज़ें टिकी होती है, धर्म से लोगों का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। आज के समय में देखिएगा, हिंदू मुस्लिम के बीच में एक तनाव खड़ा कर दिया गया, बल्कि हमारे अंदर समरसता थी, हमारे अंदर प्रेम था। हम इश्क के, मोहब्बत के और प्यार के बहुत ही समझिए कि एक पैगाम देने वाला इंसान हम माने जाते थे। लेकिन आज बताइए, एक हिंदू मुसलमान के साथ बैठ नहीं सकता, एक मुसलमान हिंदू के साथ नहीं बैठ सकता। और तथाकथित अगर बात की जाए तो भी SC ST वाले कभी ब्राह्मण और कभी ऐसे लोगों के साथ सही तरीके से बैठने से कतराते हैं। लेकिन बात यहाँ पे हो रही है यहाँ कि अशोक सम्राट ने अपनी संदेश को पत्थरों पर लिखवा करके पूरी जनता को संदेश दिया। और उस समय वो मानने वाला जो कलिंग युद्ध के बाद जब जिस धर्म को अपनाया, वो सीधे के सीधे हृदय परिवर्तन हो गया। क्योंकि बुद्ध को जो भी अपनाता है उसका हृदय परिवर्तन होता है, आमूलचूल परिवर्तन होता है। हमें भारत में क्रांति की ज़रूरत होती है। और क्रांति से क्या पैदा होता है? आमूलचूल परिवर्तन होता है। जैसे आप भारत में देखेंगे तो संचार क्रांति हुआ था। संचार क्रांति की बात हमको याद आ रही है। आप कोई भी क्रांति पढ़िएगा, जैसे दूध क्रांति हो जाता है ना, आपको देखेंगे कि बहुत सारी क्रांतियाँ यहाँ पे आती है। और क्रांति से क्या होता है? बहुत डेवलपमेंट होता है। हमारा देश जब आज़ाद था तो उस समय देखेंगे हमारे यहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं था, हम किसी अन्य देश पे आश्रित थे। तो हमारे यहाँ बहुत सारे खाद्यान्न के माल, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे सुनहरा क्रांति भी आता है। यहाँ पे देखेंगे खाद्य सामग्री को बढ़ाने के लिए बहुत सारी आपको क्रांति आपको दिखेगी। उसी तरीके से देखिएगा, उन्होंने उस समय क्रांति पैदा कर दिया। और उस समय क्या था कि अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर पर उकेरित किए गए। और ये सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो अशोक सम्राट ने ये काम किया था। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के ऐसे हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं, अगर आपको कहीं मौका मिले, लौरिया, नंदनगढ़, अरेरा जोगर ये सब का क्षेत्र है, तो वहाँ पे जब जाएंगे तो आपको ये सब चीज़ें इस तरीके से दिख जाएगा, ठीक है। तो देखिए, कहता है यहाँ पे कि कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं और रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का उल्लेख जोखा क्या करते, लेखा जोखा रखा करते थे, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे कहता है, यहाँ पे देखिए कहता है कि लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। और यह अभिलेख अशोक नाम के शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था, ठीक है। अशोक ने अपनी आदेश लिखवाई थी और इसी आदेश में उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी गई थी और लोग पालन करते थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया? पालन किया उनके आदेश का, क्योंकि उस समय सम्राट थे और उन्होंने कहा था कि सारी प्रजा मेरी संतान है। सोचिए, अशोक सम्राट ने अपने पृथक शिलालेख में कहा है कि सारी प्रजा मेरी संतान है। और उन्होंने कहा था कि कलिंग युद्ध के बाद वहाँ पे एक देखिएगा, एक जनजातीय थे जिन्होंने फिर से आंदोलन करने की कोशिश की। तो अशोक सम्राट ने कहा कि ये मत सोचना कि मैं तलवार चलाना भूल गया हूँ, भले छोड़ दिए हैं लेकिन तलवार चलाना अभी तक भूले नहीं हैं।
अब बेचारे फिर से दोबारा क्या हुए, सुधर गए। तो ये देखिएगा, उन्होंने ये सारी चीज़ें आपको अभिलेखों के माध्यम से जनता में संदेश दिया कि आपको हमारी बातें, हमारा जो संदेश है, हमारा जो नियम कानून है, उसका पालन करना चाहिए। और यही वजह था कि उन्होंने सबसे पहली बात उन्होंने लिखा कि सारी प्रजा मेरी क्या है, संतान है। यानी कि ये सबसे ज़्यादा बुरा उन लोगों को लगा, एक जो जाति है जिसको उनके पूर्वजों ने धक्का देकर के राजद्रोह का मुकदमा लगा करके यहाँ से भेज दिया था, ठीक है। और उसी जाति पे सबसे ज़्यादा ये होता है कि उसी जाति के लोग इनके जो आने वाले, जो इनके वंशज होते हैं, जो आने वाले इनका उत्तराधिकारी होते हैं, उनकी हत्या करके वो गद्दी को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, जब कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं, ठीक है, किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। और लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा, देखिए, यूनानी तथा